स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और अब देखिए कि बाजार पे जो है उठाक पटक चल रही है, वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा है, लेकिन अर्निंग्स जो है इस पे जो है पूरी फोकस रहेगी। नमस्कार, मैं शरद दुबे हूँ, मेरी सहयोगी मानसी दवे है। और अगले 1.5 घंटे जो है कहाँ पे एक्शन हो रहा है बाजार में, कहाँ पे कमाई के मौके बन रहे हैं इस वॉलेटिलिटी में, वो सारी चीज़ हम आपके सामने लेके आएंगे। मानसी, ऑफकोर्स देखें तो ग्लोबल क्यूज़ की जो सेटअप जिस तरह आ रही है वो अभी थोड़ी नेगेटिव आ गई है, तो अब वापस एक रेंज बाउंड मार्केट में जो हम फंस रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखिए शरद, गुड आफ्टरनून। इस सुबह हम जैसे ग्लोबल सेटअप देख रहे थे, उम्मीद थी कि ठीक ठाक होंगे, संकेत मजबूती के होंगे, लेकिन इस वक्त टू गेंस जो थे वो लगभग कह सकते हैं ड्राई होते हुए या एक रेंज में कामकाज बड़ी टाइट रेंज में फंसा हुआ। लेकिन आने वाला 1.5 घंटा काफी अहम होने वाला है। एफएनओ मार्केट चेक थोड़ी देर में आपको स्ट्रैटेजी हम बताएंगे। 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड, हमारे एक्सपर्ट्स एक एक कर जुड़ेंगे, उनसे बातचीत होगी। 2:40 पर ऑप्शन के चैंपियन, हमारा एक और खास सेगमेंट जहां ऑप्शन की रणनीति आपके सामने पेश करेंगे। और साथ साथ मार्केट एट 3 बजे एक्सचेंजेस पर जो सारी खबरें आई हैं वो सारी खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। वीटीएसटी एसटीपीटी ट्रेड्स भी जानने की कोशिश होगी 3:10 पर, क्योंकि स्टॉक पिकिंग मार्केट तो है ही है और साथ ही क्यूज पर भी फोकस रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आने वाले 1.5 घंटे में आपके लिए हम लेकर आए हैं। लेकिन बाजार की बड़ी बातें अगर आप देखें, सीमित दायरे में बड़ा ही टाइट रेंज में फंसा हुआ मार्केट 25,000 के लेवल्स और 25,100 के लेवल्स के बीच झूलता हुआ 25,000 के स्तर को पार करना बड़ी बात है, लेकिन इसे इंटैक्ट रख पाए ये उससे और बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि काफी हद तक वॉलेटाइल मूव्स नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी के मुकाबले आज कमजोर है। 450 अंकों की गिरावट ऊपरी स्तरों से नजर आई है। 56,900 के इर्द गिर्द बैंक निफ्टी में भी फिलहाल कामकाज देखने को मिला है। सेक्टर स्पेसिफिक लगभग सारे सेक्टर्स में आज गिरावट है। एनबीएफसीज में कमजोरी, श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक करीब 2% टूटा है। वहीं आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स, ऑटो सेक्टर की भी रफ्तार कमजोर हुई है, तो इस पर भी नजर रखनी चाहिए। मेटल की शाइन बरकरार है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि लगभग सारे सेक्टर्स, मेटल और कुछ हद तक एनर्जी स्पेस में मोमेंटम है। लेकिन साथ साथ इटर्नल के स्टॉक प्राइस को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इटर्नल का स्टॉक प्राइस तो हीरो ऑफ द डे आज से नहीं कल से ही है। आज के सत्र में भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। 12% की तेजी, ब्रोकरेजेस के रेडार पर मैनेजमेंट की कमेंट्री, नतीजे, ये सब कुछ इटर्नल के लिए काफी हद तक पॉजिटिवली वर्कआउट कर रहा है। सो ये स्टॉक है। इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जरूर बाजार में दिखेंगे, लेकिन टेक्सचर ओवरऑल मार्केट का काफी रेंज बाउंड और सुस्ती भरा फिलहाल तो नजर आ रहा है। लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव फिलहाल आप देख पाएंगे। लेकिन जहां स्टॉक पिकर्स मार्केट है, लगातार शरद हमारे व्यूअर्स को भी हम बता रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज बाजार में ढेरों मिल जाएंगी। एक तो नतीजों का सीजन है, साथ साथ न्यूज फ्लोज भी ढेर सारे आए हैं। फिर आज के सत्र के लिए बिग बजिंग स्टॉक्स क्या होंगे? जी बिल्कुल मानसी, अगर बात करें तो आपने सही कहा, स्टॉक पिकर्स मार्केट है और यहाँ पे कुछ स्टॉक्स है जो अर्निंग स्पेसिफिक मूव दे रहे हैं और लार्जली जो है उसी पे जो है पूरी बाजार की नज़र है। सबसे पहले महानगर गैस के बाद बात करें तो ऑलमोस्ट स्पाइक आ गया था स्टॉक में, लगभग 2.5 से 3% ऊपर था। रिजल्ट्स आए, मुनाफा लगभग 28% बढ़ा, पर धीरे धीरे जिस तरह हमने इंटरनल्स देखे तो उतने भी कुछ खास नंबर्स नहीं आए थे। ऑपरेशनली नंबर्स देखे तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। अब इनके कॉन कॉल में किस तरह जो गाइडेंस आता है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल हमने देखा एमआरपीएल पे भारी गिरावट आया, लेकिन कॉन कॉल में एक अच्छी बात आई तो स्टॉक रिकवर भी किया। हैवेल्स इंडिया की बात करें तो यहाँ पे नतीजे मिले जुले थे। एक साइड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वाले प्रोडक्ट्स जो थे, इनके जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के थे, वहाँ पे परफॉर्मेंस खराब आया था, लेकिन दूसरे साइड केबल वायर के सेगमेंट यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा देखने मिला। बोफा की डबल अपग्रेड भी आई है और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो वर्स्ट जो है फैक्टर्ड इन स्टॉक में हो चुका है। आपको देखिए स्टॉक में जो है अच्छी मूवमेंट आ रही है, 1550 लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दमदार कमेंट्री और ब्रोकरेज भी बुलिश है। इटर्नल की बात करेंगे, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है कंपनी ने क्रॉस किया है और पिछले 2 सेशंस की अगर बात करें तो लगभग 18 से 19% का जो उछाल स्टॉक में देखने मिला है। पूरी तरह स्टॉक जो है रीरेट हुई है। जिस तरह ये अपनी जो बिजनेस मॉडल है इन्वेंट्री लेड मॉडल में जा रही है, लॉसेस कम हो रहे नए बिजनेसेस के, और अब जो बिजनेस है ऑर्डर के हिसाब से क्विक कॉमर्स बिजनेस, फूड डिलीवरी बिजनेस से बड़ा हो गया है। और अगर न्यूएस्ट टेक स्टॉक्स की बात करें तो पेटीएम पे भी नजर रखेंगे। नतीजे के पहले जो एक अच्छी तेजी देखने मिल रही है और शुरुआती स्तर पे जो है लगभग स्टॉक 3% ऊपर था और अब देखे थोड़ी और बाइंग देखने मिल रही है। बाजार में बात करें तो Q1 नंबर्स जो है एक्सपेक्टेशंस है कि अच्छे होंगे, एबिटा पॉजिटिव नंबर्स आने वाली हैं और किस तरह यूपीआई की इंसेंटिव्स आती है और एबिटा के जो मार्जिन गाइडेंस होते हैं, एबिटा की गाइडेंस होती है, उस पे जो है ऑफकोर्स गाइडेंस पे जो है पूरी बाजार की नज़र रहने वाली है। न्यू एज टेक कंपनीज की अगर बात करें तो नायका में भी अच्छी तेजी आई है। इन्फोएज में बता दूं कि 13% स्टेक होल्ड करते हैं इटर्नल में, इसलिए एक रबॉन इफेक्ट आ रहा है इस स्टॉक पे। और पीबी फिनटेक, क्योंकि न्यू एज टेक स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग आ रही है, बास्केट बाइंग, कुछ एचएनआई काउंटर्स और कुछ डोमेस्टिक फंड्स भी
पोजीशंस ले रहे हैं और थोड़े वॉल्यूम्स भी आज चेक करने होंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम्स और डिलीवरी क्या आया था। तो इन न्यू एज कंपनीज पे भी जो है हमारी नज़र रहेगी। पीबीओ इन्फोटेक, इन्फो एज और नायका जो हमारे लिस्ट में शामिल रहेंगे। लेकिन इस पूरी जो है अब स्टॉक स्पेसिफिक तो बाजार हो चुका है, अर्निंग स्पेसिफिक लार्जली, लेकिन यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स थोड़ी सी करेक्शन डेज हाई लेवल से जो है दोनों काउंटर्स में देखने मिली, फिर एक रिकवरी हुई, फिर एक फ्लैटिशनेस देखने मिला। तो मार्केट स्ट्रैटेजी जो है मानसी क्या रहने वाला है आज? बिल्कुल, मार्केट स्ट्रैटेजी पर नज़र होनी भी चाहिए और इस वक्त काफ़ी हद तक का एक टाइट रेंज में फंसा हुआ मार्केट आप पाएंगे। ऊपरी स्तर से दबाव है। आज सुबह 25,150 के नज़दीक जाने की कोशिश की, 25,163 के लेवल्स भी निफ्टी ने दिखाए, लेकिन उसके बाद गेंस जो है वो फिजल आउट होते हुए, हल्के होते हुए नजर आए। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, दोनों तरफ से आप देखेंगे बिकवाली का दबाव और टाइट रेंज में कामकाज देखने को मिला है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आए, उसके बाद सपोर्ट जरूर मिला और ये तो इनफैक्ट हमें पता भी था। क्वार्टरली अपडेट्स जब आए थे तब भी हम आपको बता रहे थे आईटी सेक्टर के मुकाबले बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर ज्यादा सपोर्ट की पूरी उम्मीद की जा रही थी। अपडेट्स बैंक्स के अच्छे थे और उसके बाद अब बैंकिंग मेजर्स के नतीजे आना। मेटल और एनर्जी सेक्टर हैं ये दो सेक्टर्स जो कि बाजार में थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखा पा रहा है, लेकिन उसके ठीक सामने लगभग सारे सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव आज के सत्र में देखने को मिला है। तेल गैस, एफएमसीजी, आईटी, ऑटो, फार्मा, इन तमाम में गिरावट हाथ लगी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे छोटे मझौले शेयर्स हैं, आज सुबह से ही मिड कैप स्मॉल कैप में कोई खास एक्शन नहीं था और अब वहां पर बेंचमार्क्स पर भी एक्शन नहीं है। तो बेंचमार्क्स, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ जो है रेंज में सुस्ती देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप ग्लोबल सेटअप भी देखेंगे, आज सुबह ग्लोबल सेटअप ठीक नजर आ रहा था, लेकिन भारतीय बाजार को बूस्टअप नहीं दे पाया। इस वक्त यूरोपीय बाजार की शुरुआत की अगर बात करें, कमजोर शुरुआत वहां से हुई है। फ्यूचर्स में हल्का फुल्का मोमेंटम शरद है जरूर, लेकिन ओवरऑल मार्केट का सेटअप बड़े ही टाइट रेंज में है। ऐसे में निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जी बिल्कुल, बहुत स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हमारी डिस्कशन हो रही थी, देखिए आईटी सेगमेंट पे जो है वॉलिटिलिटी आ रही है, लेकिन मेटल स्पेस अभी भी अच्छा कर रहा है और हमने सुबह ही बता दिया था 8 से 9 के बीच। मानसी एक कंफ्यूजन आ रहा है मार्केट्स में। एक तो जो बाय एंड डिप्स की रणनीति रहती है जो हम बता रहे हैं रिटेल निवेशकों को, लेकिन हमें जो ट्रेडर से बातचीत हुई वायदे बाजार एफएनओ जंक्शन में, तो वहाँ ये बता रहे कि शुरुआती स्तर पे एक सेल ऑन राइज भी एचएफटीज या स्मार्ट मनी कर रहे हैं। तो एक कंफ्यूजन जो है अक्रॉस द काउंटर्स देखने मिल रहा है। डीआईज बाय कर रहे हैं कैश में, एफआईज कभी कैश में सेल कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा आपके लिए भी ये स्ट्रैटेजीज बनाना। लेकिन क्या रहेगा निफ्टी का स्ट्रैटेजी? नहीं, आप सही कह रहे हैं शरद, ट्रिकी काफी है मार्केट और मार्केट पार्टिसिपेंट्स मानो हर साइड, चाहे फिर तेजी की तरफ हो या मंदी की तरफ हो, एक तरह से बेनिफिट लेना जरूर चाह रहे हैं और इसी वजह से काफी हद तक हम कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज भी देखते हैं। कहीं गिरावट में खरीदारी तो कहीं तेजी में बिकवाली का दौर, लेकिन ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए ये एक स्ट्रैटेजी इंटैक्ट है और सस्टेन है। एक्सपर्ट्स का भी लगातार मानना है कि इस वक्त इंडेक्स वाइज बाजार में गिरावट में खरीदारी के मौके आपको ढूंढने जरूर चाहिए। निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो एक तो हम देख रहे हैं लार्जर प्लेयर्स जैसे रिलायंस हैं, टीसीएस हैं, ये तमाम बाजार को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और मेजर कंट्रीब्यूशन है यहाँ से, और वहीं से सपोर्ट नहीं मिल पाना जो है एक तरह से निफ्टी को कमजोर भी बनाता है। लेकिन एक चीज हमने ये भी देखी है कि इन तमाम मेजर प्लेयर्स से सपोर्ट ना मिलना बावजूद इसके निफ्टी जो है 25,000 के लेवल्स को टिकाए रख रहा है। 25,150 के पार जाने की कोशिश करता है, 25,200 की बात हम कर पाते हैं। तो ये इन इटसेल्फ समझाता है कि बाजार कितना मच्योर है और चाहे कहीं से सपोर्ट मिले ना मिले, वो अपनी तेजी की चाल को बनाए रखने की कोशिश जरूर कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक से सपोर्ट है। जून तिमाही के नतीजों की शुरुआत काफी हद तक मिली जुली है और रियली एक पॉजिटिव ट्रिगर की जरूरत है। रिजल्ट सीजन शुरू हो चुके हैं, लेकिन काफी मिक्स बैग रिजल्ट सीजन देखने को मिले हैं। कुछ तमाम रिजल्ट्स अच्छे भी हैं, लेकिन लार्जर प्लेयर्स से जब एक सपोर्ट मिलेगा, लार्जर सेक्टर से जब एक सपोर्ट मिलेगा, तो एक तय दिशा जो है वो कायम होती हुई नजर आएगी बाजार के लिए। निफ्टी के लिए 25,000 के स्तर को हासिल करना काफी हद तक एक अच्छा मूव था। कल के सत्र में 25,000 के स्तर को हमने हासिल किया, लेकिन उन स्तरों पर टिके रहना काफी हद तक जरूरी है। आज के सत्र में भी अगर आप देखेंगे तो बेहद राइट रेंज में जद्दोजहद है। 25,000 और 25,100 के लेवल्स के आसपास ही घूम रहा है। ये 25,000 के लेवल्स को ही सस्टेन कर ले, यही बड़ी बात है। इंट्राडे सपोर्ट 24,950 नीचे की तरफ मानकर चले और रेजिस्टेंस 25,100 का मानकर चले, इसी रेंज में, और इसीलिए छोटी रेंज नीचे और ऊपर की तरफ हम आपको बता रहे हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में आज ज्यादा कमजोरी हावी होती हुई नजर आ रही है। पहले से ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे
हैं और नतीजे अच्छे आएंगे, ये अंदाजा था, तो ये डिस्काउंट हो गया, फैक्टर इन हो चुका। और उसके बाद अब भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में लार्जर बैंक्स जो हैं बाजार को संभाल जरूर रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में फिर भी कह सकते हैं कि एक ब्रीदर आ चुका है या कमजोरी का रुझान ज्यादा है निफ्टी के मुकाबले। अच्छे क्वार्टर वन अपडेट्स पर पहले भी बैंकिंग शेयर रिएक्शन दे चुके हैं, तो ये रिएक्शन आ गया है। अब यहां से कोई नया ट्रिगर नहीं है, नए ट्रिगर का इंतजार वहां पर भी है। निफ्टी बैंक को 56,500 पर सपोर्ट मानकर चले और 57,000 पहला रेजिस्टेंस है। 57,000 अगर पार कर जाए तो फिर 57,200 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। और पिछले दिनों शरद बैंक निफ्टी ने दिखाया भी है निफ्टी के मुकाबले बेहतर काम कर, तो ये एक्सपेक्टेशन जरूर मानकर चल सकते हैं कि अगर एक आध दो अच्छे और रिजल्ट्स आ जाए बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की तरफ से तो एटलीस्ट 57,000 के लेवल्स टच बेस कर सकता है। निफ्टी बैंक में गिरावट आने पर भी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए और ओवरऑल स्टैंड गिरावट में खरीदारी का ही रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, निफ्टी बैंक दोनों का बाय ऑन डिप्स की जो रणनीति है और वो सक्सेस ला भी रही है। हमने पहले भी ये कॉल किए थे 2 से 3 हफ्ते में, उसके बाद जो है जहाँ पे भी राइज आ रहा था तो ऑफकोर्स बाय ऑन डिप आ रहे थे और आपको जो है कमाई के मौके बन रहे थे। अगर आपने हमारे टेक्निकल एनालिस्ट की बात पे अमल किया तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिला है और करंट सिचुएशन में भी जो है यही राय या यही स्ट्रैटेजी बन रही है। लेकिन एक एक्शन पैक शो होने वाला है हमारे क्लोजिंग कॉल में और यहाँ पे जो है कहेंगे कि फुल फ्लेजेड टीम है। लक्ष्मीकांत जी और रुचित जैन जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस वो बताने वाले हमारे अहम कॉल्स को लेके। सृष्टि की बात करें तो डिक्सन टेक की अहम प्रीव्यू है, यहाँ पे जो है क्या एक्सपेक्टेशन से बाजार में डिक्सन टेक को लेके उस पे जो है सृष्टि बात करेंगी। वरुण 2 अहम प्रीव्यूज देने वाले हैं, एक है पेटीएम जो स्टॉक अच्छी तेजी आज दिखा रही है और दूसरा है M&M फाइनेंशियल। इसके अलावा पुलकित बताएंगे इन्फोसिस में प्रीव्यू क्या है और अनुराग जो है एक एक्सक्लूसिव बताने वाले नुवाओं वेल्थ में, जहां पे प्राइवेट इक्विटी न्यूज़ फ्लो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो है लक्ष्मीकांत जी के पास चलते हैं। जिस तरह बाजार का सेटअप लग रहा है करंटली, एकदम छोटे से छोटे दायरे पे बाजार वापस आ गया है। ऐसे लग रहा है डेजा वो हो गया है कि हम वापस जो है लास्ट वीक के वॉलेटिलिटी के बाद एक कंसोलिडेशन 2 दिन के मूवमेंट्स देखने मिल रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, क्या जो है रणनीति रहनी चाहिए आपके बेंचमार्क इंडिसेस को लेके निफ्टी बैंक पे बताएं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। सो निफ्टी में जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि काफी रेंज बाउंड में मोमेंटम के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अपर साइड के जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 25,200 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर एक ब्रेक थ्रू मिलेगा तो फिर हमें 25,350 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जिस हिसाब से मार्केट में रिकवरी आई है और हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है मंडे के सेशंस में, तो हमें लगता है कि ये जो रिकवरी है वो सस्टेन होनी चाहिए और निफ्टी अगर 25,200 के लेवल्स को तोड़ता है देन 25,350 के लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं शॉर्टर टर्म बेसिस पर। वहीं पर अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करें तो 24,900 एक अहम सपोर्ट है और जब तक निफ्टी इसके ऊपर रहता है तब तक हम अपनी आगे की रणनीति बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ निफ्टी में बाय करके चल सकते हैं। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक उछाल देखने को मिला है। अभी फिलहाल ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 57,300 के आसपास। तो मुझे लगता है कि जब तक ये इसके नीचे रहेगा तब शॉर्ट टर्म बेसिस पर हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जो कि इसको पुश करेंगे 56,500 से लेकर 56,200 का। लेकिन अगर जैसे ही 57,500 जो 300 का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी को ब्रेक थ्रू मिलता है देन 58,000 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी शॉर्टर टर्म बेसिस पर जब तक इसके नीचे रहता है तब तक 56,200 एक अहम सपोर्ट लेवल काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। इंडेक्स वाइज ये रणनीति और ये रणनीति जानना बेहद जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी रेंज में फंसा हुआ मार्केट लेवल वाइज नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इस स्ट्रैटेजी पर खास तौर से फोकस जरूर कीजिएगा। लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी फोकस करना है, क्योंकि बाजार में हम देख रहे हैं एक्सचेंजेस पर भी खबरों के दम पर एक्शन जरूर है, नतीजों का एक्शन जरूर देखने को मिला है। नंबर से ठीक पहले, नंबर से ठीक बाद हम देख रहे हैं लगातार स्टॉक वाइज मूव्स तो ढेर सारे हैं। तो चलिए अब सीधा ट्रेडिंग कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल रुचित जैन। गुड आफ्टरनून रुचित, आपसे जानना चाहेंगे, बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे। गुड आफ्टरनून मानसी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कल 2 स्टॉक्स है खरीदारी की साइड, हालांकि ऐसे मार्केट कंडीशन में काफी डिफिकल्ट है एक मोमेंटम पिक कर पाना।
बट हम ऐसे स्टॉक्स देख रहे हैं जहाँ पे शॉर्ट टर्म के आउट परफॉर्मेंस रह सकते हैं, और जिसमें से एक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक में। हम पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक में नंबर्स के बाद हमने देखा है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा फॉलो अप बाइंग था, और जैसे लगभग 3 महीने के कंसोलिडेशन फेज में रहने के बाद में जो ब्रेकआउट स्टॉक में आया है, ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अपना आउट परफॉर्मेंस, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस विद इन द सेक्टर आगे कंटिन्यू रह सकता है। तो एक तो आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह है, 1430 के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे, और 1520 के अराउंड के टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे। और टाटा केमिकल दूसरा स्टॉक रहेगा कि जहाँ पे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के वर्ज के ऊपर है स्टॉक। अगर आप रीसेंट प्राइस एक्शन देखेंगे तो स्टॉक ने मई और मिड जून तक का हमने एक अच्छे अपमूव स्टॉक में देखे। उसके बाद लगभग लास्ट 1 से 1.5 महीने के कंसोलिडेशन रहे, और जिसमें जो भी करेक्शंस आए उसमें कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं रही है, और ये कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट आज के सेशन में हम टाटा केमिकल और ब्रेकआउट के वर्ज ऊपर ही है। सो ये स्टॉक हमें लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म अप मूव दे सकता है करंट लेवल से। 934 के नीचे स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में 1000 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे ऑफ कोर्स देखें तो रुचित की तरफ से टाटा केमिकल्स है, यहाँ पे अप मूव देखिए मेंटेन करके रखा है, और बहुत लेट मूव किया। अगर केमिकल नेम्स की बात करें तो कुछ कुछ स्टॉक्स जैसे कि एसआरएफ, नवीन फ्लोराइन, तो शॉर्ट कॉल्स भी आ रहे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट मुझे बता रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली लक्ष्मीकांत जी एक बार पेटीएम पे नज़र डालते हैं, और पेटीएम पे नज़र डालेंगे, लेकिन उसके पहले लक्ष्मीकांत जी अपने क्लोजिंग पिक्स बता दें। जी मेरा जो पहला रिकमेंडेशन है वो बजाज फिनसर्व है। तो मुझे यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकता है आने वाले समय में 2050 के ऊपर। सो ओवरऑल काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है 20 और 50 डीएमए लेवल के पास। आज जो हल्की सी सेलिंग आई थी तो वहां पर भी हमें एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है इस सपोर्ट के जरिए। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पर बजाज फिनसर्व को बाय करके चला जा सकता है। और यहाँ पर जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2150 के। वाइल ऑन द लोअर साइड अगर जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 1985 के आसपास। तो हमें लगता है जब तक 1985 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम बजाज फिनसर्व में ब्रेकआउट का एंटिसिपेशन कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड है वो मेरा टाटा केमिकल है। तो अभी जैसा कि रुचित जी ने भी बताया है कि यहाँ पर हमें एक अच्छे खासे बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं, और जिस तरीके से कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है वो अपवर्ड मोमेंटम ही दिखाता है टाटा केमिकल्स में, और आज ही के सत्र में ये अपने 200 डीएमए लेवल को भी रिक्लेम कर रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा टारगेट है वो 1010 रुपीज का है, और डाउन साइड जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है टाटा केमिकल में वो 925 का है। ये बिल्कुल दो जो है पिक्स टाटा केमिकल के आ रहे हैं। यहाँ पे टारगेट प्राइस लक्ष्मीकांत जी का 1010 का है, स्टॉप लॉस 925 का है। बहुत इंटरेस्टिंग है टाटा केमिकल्स, एंड इनकी जो प्राइसिंग होती है सोडा ऐश प्राइसेस, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। ऑफ कोर्स वॉलीटिलिटी उस बेसिस पे भी आता है, और 1-2 क्वार्टर में जो है प्रेशर, एक्चुअली 2 नहीं 2 से 3 क्वार्टर से ज़्यादा का जो टाटा केमिकल्स के अर्निंग्स प्रेशर भी देखने मिला है। तो ऑफकोर्स वैल्यूएशंस भी थोड़े फेवरेबल ज़रूर है, तो इस पे भी हमारी नज़र ज़रूर रहने वाली है। रुचित, केमिकल स्पेस में ऑफ कोर्स टाटा केमिकल्स की तो हम बात किए हैं, आज ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स एसआरएफ पे जो है थोड़ी सेल कॉल्स आ रही थी, जिस तरह चार्ट्स दिख रहा है। आपको लगता है एक सेल कॉल बनता है एसआरएफ पे? एसआरएफ, नवीन फ्लोराइन, इन स्टॉक्स पे देखें तो थोड़ी सी कंसोलिडेशन में आ गए, लेकिन वही हम देखें तो थोड़े दिन पहले जो थी स्टॉक्स में एक अच्छी मोमेंटम आई थी। तो एकदम शॉर्ट टर्म बेसिस पर अगर खेलना है 2 या 3 दिन के लिए, तो एसआरएफ पे सेल कॉल बन सकता है क्या? नहीं, मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर आप केमिकल बास्केट देखिए तो पिछले कुछ महीनों में केमिकल स्पेस में बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स है जिन्होंने पॉजिटिव मूवमेंट दिया था, जिसमें एसआरएफ है, नवीन फ्लोरिन है। ये दोनों स्टॉक्स ऐसे तक के थे जब ये पूरा सेक्टर नहीं चल रहा था, तब ये स्टॉक्स ने अच्छे आउट परफॉर्मेंस दिखाए थे। तो आई थिंक हम यूजुअली देखते हैं कि जब भी कोई सेक्टर में स्टॉक आउट परफॉर्म करता है तो कोई भी डिक्लाइंस आते हैं तो लोअर लेवल्स पे जनरली बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा रहता है ऐसे स्टॉक्स में। सो हमें लग रहा है कि अगर मार्केट के साथ साथ कोई भी अगर करेक्शन भी ये स्टॉक्स में रहेंगे तो मोर टाइम वाइज करेक्शन रहेंगे, जहाँ पे कुछ समय के लिए स्टॉक का एक कंसोलिडेशन फेज में रहेंगे, बट लेकिन प्राइस वाइज ज्यादा डिप करना आउट परफॉर्मिंग स्टॉक से एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। इसीलिए शॉर्ट करने की तो सलाह नहीं रहेगी, बट ये थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साइडवेज मोमेंटम ज़रूर है, लेकिन वॉच लिस्ट रैदर अवॉइड कैटेगरी में रखने की राय फिलहाल हमें इस वक्त मिलती हुई। लक्ष्मीकांत जी, मेटल्स में कुछ हद तक आज शाइन नज़र आ रही है। मेटल्स और साथ साथ एनर्जी स्पेस है,
थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन बाजार को संभालने का काम ये दोनों पॉकेट्स कर पा रहे हैं। सेक्टर वाइज अगर अप्रोच की बात करें, एनर्जी स्पेस में कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं थर्मैक्स का स्टॉक कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, और इसके साथ साथ मेटल स्पेस में भी जो शाइन थी वो फ्रिजल आउट होती हुई, लेकिन हिंडाल्को, नाल्को, जिंदाल स्टील, एनएमडीसी, टाटा स्टील अब भी हरे निशान में कायम तो है। इन दोनों स्पेसेस में कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स अगर आपके फोकस रेडार पर हो? यार डेफिनेटली हिंडेल्को के चार्ट्स काफी बेहतर लग रहे हैं। यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं, और एक जो बेस फॉर्मेशन है वो दिखाई दे रहा है अराउंड द लेवल्स ऑफ 665 670 के आसपास। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड ही देखने को मिल रहा है हिंडेल्को में। तो हमें लगता है कि यहाँ से अपर मोमेंटम की तरफ ये स्टॉक प्रोसीड कर सकता है। अभी जो इमीडिएट हर्डल है वो मेरे को लगता है कि वो 710 के आसपास है। तो कम से कम यहाँ से हमें 710 के लेवल्स तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर फिर से वहां पे कंसोलिडेशन होता है, देन आफ्टर अगर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो फर्दर अपसाइड के मोमेंटम हमें हिंडेल्को में देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील में भी एक कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू मिला है 2 दिनों पहले, और अभी भी अपने जो की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से शॉर्ट टर्म बेसिस पे 170 172 के लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं टाटा स्टील से। और जो डाउनवर्ड सपोर्ट है वो काफी पास नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। तो टाटा स्टील जब तक 160 के ऊपर रहता है तब तक 170 172 के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मेटल पैक पर फोकस है और कुछ चुनिंदा स्क्रिप्ट्स जो कि हमारे एक्सपर्ट के फोकस रेडार पर हैं, ये आपके सामने। लेकिन रुचित, सीमेंट सेक्टर में भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन, और सरप्राइज तो मुझे इस बात का है कि सीजनलिटी फैक्टर भी नज़र नहीं आ रहा है। सीमेंट सेक्टर में तो अच्छी तेज़ी नज़र आती ही रहती है इन दिनों, चाहे मानसून का ऑनसेट हो चुका हो तब भी। इंडिया सीमेंट का स्टॉक देखें 6% की तेजी, रैमको सीमेंट, डालमिया भारत, ये सारे स्टॉक्स 2-3% मजबूत हो चुके हैं। छोटी मझौली सीमेंट प्लेयर्स, लार्जर सीमेंट प्लेयर्स, हर तरफ एक्शन कायम है। इंडिया सीमेंट में आज सबसे ज्यादा मजबूती है। टेक्निकली यहाँ चार्ट्स आपको कैसे नजर आते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ लेवल्स या टारगेट्स जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए क्या सुझाएंगे आप? इंडिया सीमेंट। ये बिल्कुल, आई थिंक सीमेंट एज अ सेक्टर, स्पेशली जो मिड साइज सीमेंट स्टॉक्स है उनमें पिछले अगर 2-3 हफ्तों में देखे तो काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम नजर आया है कि जहाँ पे प्राइस में वॉल्यूम्स भी सपोर्टिव रहे। इंडिया सीमेंट फिलहाल देखे तो आज अपने एवरेज से काफी बेहतर वॉल्यूम्स के साथ एग्जैक्ट 20 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके आज के दिन में ये स्टॉक में इतना आउट परफॉर्मेंस है। तो जनरली जब ऐसे ट्रेंडेड फेज रहते हैं तो अपने 20 डे में सपोर्ट बनते हैं जो करंटली 345 के आसपास प्लेस है। सो आई थिंक अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है इंडिया सीमेंट में तो ये ट्रेंड को राइट कर सकते हैं 345 के नीचे स्टॉप लॉस रख के। बिग शो ऑफ द डे इंडिया सीमेंट। सीमेंट काउंटर्स में अच्छा खासा एक्शन और इंडिया सीमेंट इन पर्टिकुलर तेजी की दौड़ लगाते हुए। लेकिन चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकने वाले हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो बाजार पर चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें हमारे साथ। in association with SBI, best है। ट्रांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो ब्रॉडर इंडेसेस अब धीरे धीरे करके बेस के तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है। एक बार निफ्टी की जो चार्ट एक बार डायरेक्टर साहब लेके आए स्क्रीन पे, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने मिल रहा है, पर थोड़ी सी डाउनवर्ड बायसनेस थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन आप चलते हैं अर्निंग्स पे फोकस डालते हैं और डिक्सन टेक की प्रीव्यू के साथ सृष्टि हमारे साथ। सृष्टि बताएं डिक्सन टेक की क्या एक्सपेक्टेशंस है? हाँ जी सृष्टि, बिग एक्शन स्टॉक्स बताएं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर आज फोकस देखने को मिल रहा है, और साथ ही सबसे पहले सीमेंट शेयर्स की बात करते हैं, क्योंकि देखिए अल्ट्राटेक के नंबर्स जो हैं वो थोड़े से मिस जरूर रहे मार्केट की उम्मीदों से, पर कमेंट्री में सबसे खास ये निकल कर आया कि प्राइसेस कहीं ना कहीं स्टेबल है। एक डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की कंपनी उम्मीद कर रही है, और ये अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए तो पॉजिटिव देखिए है ही। वो काफ़ी दिग्गज कंपनी है, उस पर इतना रिएक्शन नहीं है, पर जो छोटे मझोले काउंटर्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा एक्शन है। आप देखिए इंडिया सीमेंट्स, रामको सीमेंट, डालमिया भारत, ये सभी काउंटर्स में एक अच्छा जोश देखने
को मिल रहा है। दो बातें कि वॉल्यूम आने वाले समय में जो है स्थिर रह सकती है, एक इम्प्रूवमेंट रह सकता है, और साथ ही साथ जो प्राइसिंग के फ्रंट पे उनकी कमेंट्री है, उनका ये कहना है कि प्राइसेस स्टेबल हैं फिलहाल, और ईस्ट रीजन्स में तो जुलाई महीने में प्राइसेस बढ़ते हुए भी दिखे। तो इसके चलते कुछ एक ऐसे काउंटर्स जो कि उस साइड की कंपनीज को केटर करते हैं, उनमें भी काफ़ी एक अच्छा एक्शन है। इसके अलावा बात करें सरकारी बैंकों की, तो देखिए लगातार यहाँ पर कमजोरी है। हम देख भी सकते हैं कि कैनरा बैंक, पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, आईओबी, ये सभी काउंटर्स में आज के सत्र में भी काफी प्रेशर है। और हाल फिलहाल जो सरकारी बैंकिंग खेमे से नतीजे आए थे, यानी यूनियन बैंक के नतीजे, यूको बैंक के नतीजे, कोई ज्यादा इंप्रेसिव सेट नहीं था। तो कहीं ना कहीं बाजार ये सब चीजें भी ध्यान में लेकर चल जरूर रहा है। इसके अलावा बात करते हैं मेटल काउंटर्स की, क्योंकि यहाँ पर लगातार हम एक एक्शन देख रहे हैं। आप सेक्टोरली देखेंगे तो ये इंडेक्स भी ऊपर की चाल दिखा रहा है, साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स यहाँ पर भी हल्की गिरावट रही है। और ऐसे माहौल में जो है हम देखते हैं आमतौर पर सीमेंट काउंटर्स की बारी रहती है। हिंदुस्तान कॉपर तो देखिए एक अर्निंग कैंडिडेट है, बट इसके अलावा नाल्को, हिंडाल्को कई समय से ये स्टॉक अच्छा मूव दिखा रहे हैं। आज के सत्र में भी तेजी है। इसी के साथ साथ कुछ मार्केट प्लेटफॉर्म कंपनीज में भी खरीदारी है। देखिए जेन स्ट्रीट का जो मामला सामने आया है कि कहीं ना कहीं सेबी से उनको क्लीन चिट मिलती हुई नजर आई है, राहत फिलहाल मिली है। ऐसे में बीएससी और एंजल वन जैसे स्टॉक्स में एक एक्शन हम देख रहे हैं, खासतौर से बीएससी जहां पर वॉल्यूम्स को लेकर थोड़ा खतरा जरूर था। और आखिरी में बात करते हैं रियल एस्टेट पैक की, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जरूर है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, फीनिक्स मिल्स, डीएलएफ, अभी जब ये सेक्टर्स और स्टॉक्स जो है हल्का सा मूड इनका बदल रहा था, पर आज फिर से गिरावट का शिकार होते हुए सभी काउंटर्स में 1 से 2% की कमजोरी है। हमारे साथ बने रहिए, डिक्सन टेक का प्रीव्यू भी हम आपसे जान लेंगे लेकिन लक्ष्मीकांत जी, आप अब देखिए कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पे जो एक अच्छी तेज़ी आई थी और हमने सुबह ही आपको बता दिया था कि ये स्टॉक्स चलने वाले हैं। इसका रीज़न यही है कि जो जेन स्ट्रीट की जो बहुत सारी बैन है वो लिफ्ट कर दी गई है, सेबी ने कर दिया है। और आप देखिए बीएससी भी लगभग 1.5% ऊपर है, और वही एंजल वन के स्टॉक को एक बार फायर करे, सीडीएसएल की स्टॉक को फायर करे, तो हमें पता चलेगा कि ओवरऑल कैपिटल मार्केट थीम्स में जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। एंजल वन स्टॉक 3% ऊपर है, भारी गिरावट आया था, ऑफकोर्स अर्निंग्स का एक इम्पैक्ट आया था। एक बार रुचित एंजल वन की जो है चार्ट चेक एक बार कर लें, यहाँ पे एक अच्छी अपमूव देखने मिली है। ये सस्टेन करेगी कि थोड़ा और वेट करना चाहिए? हमें देखिए तो स्टॉक अपने 200 डीएमए के आसपास सपोर्ट लिया है, और वो सपोर्ट लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 2600 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो जब तक इंटैक्ट तब तक एक 2750 2800 तक का पुल बैक रह सकता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स एंजल वन पे जो है रुचित की राय है। लेकिन सृष्टि, आपके पास वापस चलते हैं, जरा बताएं डिक्सन टेक के नतीजे कैसे होने वाले हैं आज? सृष्टि, तो डिक्सन टेक नतीजों की बात करें तो अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार हम जिस तरीके से जानते हैं कि कंपनी कितने मोबाइल प्रोडक्शंस कर रही है, ईएमएस स्पेस में वन ऑफ द की प्लेयर्स है, और डिक्सन टेक से इस बार अच्छी उम्मीदें हैं। जहां पर आप आय देखें, बिटा देखें या फिर मुनाफा देखें, तो साल दर साल और तिमाही दर तिमाही आपको डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नंबर्स के अनुमान आपकी स्क्रीन पे जरूर हैं, जहां पे मुनाफा 221 करोड़ आने की हम उम्मीद लगा रहे हैं। पर नंबर्स के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होगा देखना कंपनी के मार्जिन्स, क्योंकि मार्जिन्स में शायद थोड़ा सा ब्लिप आ सकता है, ऐसी कुछ चिंताएं हैं। पर सबसे पहले आपको बता दें कि जो आय बढ़ती हुई दिखेगी उसके पीछे के फैक्टर्स कौन से हैं, तो मोबाइल वॉल्यूम्स, टेलीकॉम, आईटी हार्डवेयर, ये सभी सेगमेंट्स में एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। खासतौर से अगर मोबाइल सेगमेंट की बात करें तो इस बार 9.5 मिलियन स्मार्टफोन्स की बिक्री का जो है अनुमान लगा रहा है कोटक, जहां पर मोटरोला का एक्सपोर्ट वॉल्यूम, डोमेस्टिक मार्केट में एक अच्छा प्रदर्शन, ये सभी फैक्टर्स प्ले करेंगे। पर मार्जिन्स में इस मिक्स की वजह से, क्योंकि मोबाइल सेगमेंट का जो मिक्स है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ते हुए नजर आया है, ईएमएस का मिक्स थोड़ा बढ़ते हुए नजर आया है, इसके चलते जो है इनके मार्जिन शायद 3.7% पे आ सकते हैं, जो कि साल दर साल थोड़ा सा 10 बेसिस पॉइंट की गिरावट, और तिमाही दर तिमाही जो 4.3% पे मार्जिन चले गए थे वहां से भी हल्की सी गिरावट आती हुई दिखेगी। तो मार्जिन्स का नंबर मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट होगा देखना। जी हाँ, मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे ये जो हाल फिलहाल इन्होंने जॉइंट वेंचर्स किए हैं उसको लेकर के आती है, किस तरीके का ग्रोथ आउटलुक देख रहे हैं, कौन से की क्लाइंट्स हैं जो कि आगे भी इनके नंबर्स को सपोर्ट करेंगे, ये सभी पर डिटेल्स जरूर ध्यान में रखेंगे मैनेजमेंट कमेंट्री के फ्रंट पे। पर फिलहाल उम्मीद यही है कि नंबर्स अच्छे आएंगे डिक्सन टेक के। धन्यवाद सृष्टि। डिक्सन टेक पे जो है इम्पोर्टेंट प्रीव्यू आपने बताया, लेकिन एक बार
जी के नतीजे पे देखते हैं। स्टॉक 3% डाउन है, कमज़ोर नतीजे जो एक्सपेक्टेड दिख रहा है। मुनाफा में हल्की सी बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, कुछ खास जो है मूवमेंट नहीं देखने मिला है। माफ़ करिएगा, कंसोलिडेटेड मुनाफा 144 करोड़ का हो गया है। एक्सपेक्टेशन से शायद इनलाइन या वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। इसकी कुछ डिटेल्स आएंगे, जिस तरह एड सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में क्या मूवमेंट आ रहा है। थोड़े दिन पहले याद रखिएगा, इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था वारंट्स इशू करना प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को लेके, और ऑफ कोर्स उसके कारण जो था स्टॉक में भारी पिटाई भी देखने मिली थी। अभी देखें तो स्टॉक लगभग 3% की जो है गिरावट देख रही है, और कंसोलिडेटेड मुनाफा हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। तो ऑफ कोर्स इसके इंटरनल्स पे जो है नज़र रहने वाली, और ख़ासकर कि जो ओवरऑल जी ग्रुप है इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली आगे जाते हुए। आज देखें तो दिन की शुरुआत से ही जो है जी में गिरावट देखने मिल रहा था, और अभी भी डेज लो पे चल रहा है। इंटरेस्टिंगली मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आती है उस पर भी हमारी नज़र ज़रूर रहेगी, लेकिन पिछले 7 दिन से जो है एक सेलिंग प्रेशर भी जी में देखने मिल रहा था। मानसी, जिस तरह जी की डेवलपमेंट आ रही है, यहाँ पे दिख रहा है गिरावट आ रहा है, और इसके जो इंटरनल्स है उस पर हमारी नज़र ज़रूर रहने वाली है। इसके अलावा डिक्सन टेक की थोड़ी देर पे हम बात कर रहे थे, और नतीजे के पहले जो है देखें यहाँ पे वॉलेटिलिटी डिक्सन टेक के स्टॉक में भी दिखने मिल रहा है। लक्ष्मीकांत जी, एक बार डिक्सन टेक का भी चार्ट चेक ले ले। डेज लो पे जो है आ रहा है, थोड़ी सी शॉर्ट बिल्डअप्स भी देखने मिल रही है अहेड ऑफ द अर्निंग्स। क्या लग रहा है आपको, चार्ट क्या कह रहा है? हालांकि आज के सत्र में तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल जो अपसाइड का स्ट्रक्चर है अभी भी इंटेक्ट है। और कल यहाँ पर हमें बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला था। हालांकि आज जो फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम आना चाहिए वो आया नहीं है। यहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 16,450 का, अगर उसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। देन फिर हमें वहां पे 17,000 से लेकर 17,200 तक के लेवल डिक्सन आने वाले समय में दिखा सकता है, और ये पॉजिटिव व्यू तब तक मेंटेन रहेगा जब तक डिक्सन 15,800 के ऊपर ट्रेड करता है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 15,800 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक हम इस ब्रेकआउट का एंटिसिपेशन रख सकते हैं, और जैसे ही 16,450 के लेवल टूटते हैं फिर वहां से हमें 17,000 से लेकर 17,200 के लेवल्स डिक्सन में देखने को मिलेंगे। ओके, सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर ये एक टेक इस वक्त, और नतीजों के बाद भी हम देख रहे हैं करीब 1-1.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। रेवेन्यूज के फ्रंट पर नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे, मुनाफे के फ्रंट पर भी मजबूती हाथ लगी। मार्जिन्स हालांकि इंटैक्ट थे। मजबूत मोबाइल वॉल्यूम से रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा। ईएमएस कैटेगरी लगातार फोकस रेडार पर है, बावजूद इसके आज स्टॉक प्राइस में ये एक्शन डाउनवर्ड्स वैल्यूएशंस के लिहाज से काफ़ी एक्सपेंसिव, लेकिन इस स्टॉक पर नज़र हमें ज़रूर रखनी चाहिए। मजबूत वॉल्यूम, मोबाइल वॉल्यूम से रेवेन्यू ग्रोथ में बढ़त ज़रूर देखने को मिली। Q1 इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप अनुमान देख रहे हैं नतीजों के, एक्सपेक्टेशंस देखते हैं, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के नंबर्स जब आ जाएंगे तब समझेंगे किस तरह के नंबर्स पैन आउट होते हैं। एक्सपेक्टेशंस फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, राजेश पालव्या, टेक्निकल और साथ ही फंडामेंटल एक्सपर्ट रोहन मेहता भी अब हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी पैनल है इस वक्त आपके स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, रुचित जैन, राजेश पालव्या, रोहन मेहता। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपसे क्लोजिंग ट्रेड से शुरुआत करते हैं। बाजार में इंडेक्स वाइज तो हम देख रहे हैं सुस्ती की चाल है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपकी तरफ से क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो अंबुजा सीमेंट हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, और जिस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ बना है हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे हम 645 650 तक के अपसाइड के टारगेट यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है अंबुजा सीमेंट विद स्टॉप लॉस ऑफ 610। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है नाइका का। अगर हम देखें तो नाइका का स्ट्रक्चर अगर वीकली चार्ट पे एनालाइज करें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ बनते हुए दिख रहा है, और स्टॉक में जिस तरीके का एक सस्टेन अपमूव देखने को मिला है डेली चार्ट पे, वो क्लियरली दिखाता है कि ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट आगे आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकता है। तो नाइका पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें आ सकता है करीब 232 से 235 की तरफ। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 215 के आसपास। एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नाइका पर फोकस रखें, करीब 3% की तेजी। अंबुजा सीमेंट 650 तक के टारगेट्स भी नजर आ सकते हैं। 610 का यहाँ पर एक
स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। 621 के लेवल्स पर ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है और मजबूती है। इनफैक्ट पूरे के पूरे सीमेंट बास्केट में अच्छा खासा एक्शन है। ये मजबूती जो है जारी रहने के पूरे आसार एक्सपर्ट्स के भी लगातार रेडार पर सीमेंट स्टॉक्स जैसे अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट, ये तमाम आ रहे हैं। अंबुजा सीमेंट तो इनफैक्ट आज सुबह चंदन तापड़िया के भी रेडार पर था और अब राजेश पालविया जी की भी मोहर इस पर लगती हुई। लेकिन टेक्निकल चार्ट्स के साथ साथ बाजार पर फंडामेंटल नजरिया जानना भी बेहद ज़रूरी है और रोहन मेहता से समझते हैं कि उनका फंडामेंटल टेक इस वक्त मार्केट पर क्या नजर आ रहा है। रोहन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। इस वक्त हम अर्निंग सीजन के बीचों बीच खड़े हैं। जितने नतीजे आ रहे हैं अब तक बाजार को कोई खास बूस्टअप दे नहीं पाए हैं। आईटी सेक्टर से शुरुआत हुई, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन, एक एक कर सारे के सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ जो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन में नहीं आती है वो है सेक्टोरल चर्निंग, जो कि आए दिन हो रही है। लगातार इस बात को हम टच बेस कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को भी बता रहे हैं कि सेक्टोरल चर्निंग काफ़ी फटाफट हो रही है। पहले एक समय था जब एक सेक्टर चलता था, कुछ समय तक रुकता था, लेकिन अब आए दिन हर दिन हम देखते हैं एक नया सेक्टर जो कि चर्न होता है, फिर वापस कोई एक सेक्टर जो चल रहा था वो टूट जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक इज द टर्न अराउंड स्टोरी? कौन सा सेक्टर है जिसे हम पकड़ कर रख सकते हैं और लंबी अवधि के लिए वहां पर एक मजबूती की साइन नजर आएगी? गुड आफ्टरनून। हमने देखा है कि लास्ट 20 साल में जैसे ही मार्केट नए हाई से जब 10% से ज्यादा टूटता है, वी हैड सीन दैट के सेक्टोरियल में बहुत बड़ा टर्न अराउंड आता है। जैसे हमने 2024 में 22-24 में रियल एस्टेट और ऑटो को देखा था। अभी हमको लग रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थ केयर इज अ प्योर टर्न अराउंड स्टोरी और नंबर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और स्पेसिफिकली इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज में एक मैं टारगेट दे मीन्स एक बहुत सेगमेंट जो अच्छा लग रहा है वो है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। जो हिसाब से वी हैव सीन दैट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ये हो रही है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री ये हो रही है, तो जो ग्रोथ आ रहा है उस हिसाब से एसेट मैनेजमेंट कंपनी को इतना ग्रोथ नहीं मिला था लास्ट 3-4 साल में। सो एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज अ प्योर हाईलाइट। पर हम प्योर सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड हेल्थ केयर विल बी द नेक्स्ट थीम फॉर एटलीस्ट 1 or 2 quarters। तो और वहां पे बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे भी मिल रहा है और कितने टाइम से ये स्टॉक कंसोलिडेट भी हुआ है, तो वहां पे हमारी रुचि बहुत ज्यादा है। ऑयल एंड गैस, ऑटो और कंजर्वेटिवली मीडिया में हम नेगेटिव साइड पे है। चलिए, एक सेक्टर वाइज अप्रोच इस वक्त बाजार पर आपको मिलता हुआ। ऑयल एंड गैस स्पेस है, कंजम्पशन है, जिसे वर्क करना अभी बाकी है और वहां से हम देख रहे हैं ऑटो की भी रफ्तार इनफैक्ट धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच लगातार एक एक कर नंबर्स आ रहे हैं और जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं हम आपके सामने उन्हें रख भी रहे हैं। M&M फाइनेंशियल्स के नतीजे आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा 497 करोड़ से बढ़कर 530 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 2012 करोड़, हमारा अनुमान 1960 करोड़ का था। नेट इंटरेस्ट इनकम 1963 करोड़ से बढ़कर 2188 करोड़ पर आई है। ऑन दी फेस ऑफ इट मुनाफे के फ्रंट पर, रेवेन्यूज के फ्रंट पर, नेट इंटरेस्ट इनकम के फ्रंट पर नतीजे अच्छे हैं। बावजूद इसके हम देख रहे हैं स्टॉक में एक डाउनसाइड मोमेंटम नजर आ रहा है। M&M फाइनेंस के चार्ट्स पर भी बातचीत करेंगे और इन चार्ट्स को फिर से एक बार देखना जरूर चाहिए कि इसमें गिरावट हावी हो रही है। हमारे स्क्रीन पर हम देख रहे हैं M&M फाइनेंस के स्टॉक में बिकवाली का दबाव, लेकिन 1.5% की तेजी है इनफैक्ट स्टॉक में इस वक्त। चार्ट को और हमारे लेवल्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। करीब 1.5% की तेजी, नतीजों के साथ साथ शार्प स्पाइक है स्टॉक में। 266 के लेवल्स पर M&M फाइनेंशियल्स का स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स है। मुनाफा 497 करोड़ से 530 करोड़ पर बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी इजाफा है, अनुमान के मुताबिक या अनुमान से बेहतर है। नेट इंटरेस्ट इनकम तो 1960 करोड़ का हम अनुमान लगाकर चल रहे थे। 2012 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी ने पोस्ट की है। सो एब्सोल्यूट रिजल्ट बैक्ड एक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। लक्ष्मीकांत जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। अनुमान के मुताबिक अनुमान से बेहतर नंबर्स इस वक्त पोस्ट हुए हैं। M&M फाइनेंस के 261 के लेवल्स पर स्टॉक में इस वक्त ट्रेड है। आपकी राय क्या होगी? जिस तरीके से अभी पॉजिटिव रिजल्ट आए उसका नीजर रिएक्शन तो देखने को मिल रहा है, बट अगर हम पूरे ट्रेंड की बात करें तो ये साइडवेज टू नेगेटिव बायसनेस के साथ ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। हालांकि कुछ रिकवरी हमें कल के सेशंस में देखने को मिली थी, तो आज जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं तो उस हिसाब से एक फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल हमें लगता है
67 के ऊपर सस्टेन होता है तो देन आफ्टर यहाँ से 272 274 के लेवल्स आने वाले समय में हम देख पाएंगे। वहां पर फिर एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने बाइंग करके रखी है तो 275 272 274 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। वेयर अभी फिलहाल जो डाउनवर्ड सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 259 के आसपास। 259 के आसपास सपोर्ट है, 266 के लेवल्स, करीब 1.5% की तेजी स्टॉक में। रिजल्ट बैक्ड एक्शन जो कि इस वक्त नजर आ रहा है, स्टॉक को फोकस में भी रखेंगे और इसे वक्त वक्त पर रिविजिट भी करते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त जो तेजी आप देख रहे हैं ये एब्सोल्युटली रिजल्ट का इम्पैक्ट फिलहाल। लेकिन पेटीएम पर आज सारी की सारी नजरें हैं। पेटीएम के स्टॉक की अगर बात करें, एक समय था जब ये बात होती थी कि 1000 के लेवल्स को छू पाएगा या नहीं पेटीएम। इस वक्त अगर आप देखेंगे पेटीएम के चार्ट से 1050 तक भी पहुंच चुके हैं, मजबूती अच्छी खासी दिख रहे हैं और ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर लगातार ये स्टॉक आ रहा है। नतीजों से ठीक पहले पेटीएम के शेयर में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखने को मिली है। पेटीएम के Q1 नतीजों को लेकर मोतीलाल ओसवाल की भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट है। एट दिस पॉइंट जहां हम बात करें 3% की तेजी और एब्सोल्युटली 1050 के लेवल्स पर पेटीएम का स्टॉक ट्रेड करता हुआ। वरुण से जान लेते हैं कि इस ब्रोकरेज रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। वरुण बताएं, पेटीएम के लिए मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, पेटीएम के नतीजे अच्छे रहने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल का अनुमान हम मान के चले तो वहाँ पे उनका मानना है कि जो रेवेन्यूज़ है उसमें करीब 26.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी और एडजस्टेड एबिटा जो है करीब 30 करोड़ रुपए के आसपास आने वाला है। उनका मानना है कि इस तिमाही में कंपनी फाइनली मुनाफा करने वाली है। करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा है, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन घाटे से कंपनी जो है वो मुनाफे में आने वाली है, ये इनका कहना है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट है उसमें करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये साल दर साल बढ़ोतरी है, तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो पिछले बार कंपनी को यूपीआई का इंसेंटिव मिला था, इस बार भी मिलेगा लेकिन कम होगा शायद। इसके लिए तिमाही दर तिमाही ये गिरता हुआ नजर आएगा, लेकिन साल दर साल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो भी 50.3% से बढ़ के 55.6% पे आने का अनुमान है। पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज में करीब 34% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, लेकिन कॉमर्स और क्लाउड सर्विसेज में अगर आप देखेंगे तो करीब 10-10.5% के आसपास की गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जीएमवी जो है उसमें करीब 23% के आसपास की बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगी और डिसबर्समेंट जो है उसमें करीब 25% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो ये कंपनी कर सकती है। यूपीआई पे किस तरह का इंसेंटिव मिलता है, आगे एबिटा को लेकर किस तरह का गाइडेंस कंपनी देती है, इस पे नज़र रखिएगा। लेकिन हाँ, बॉटम लाइन पे अगर आप देखेंगे तो इस बार कंपनी जो है वो मुनाफा करने वाली है, घाटे से मुनाफे में आ सकती है कंपनी, ये कहना है मोतीलाल ओसवाल का। मुनाफे में आ सकती है, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट पेटीएम पर ये कुछ बता रही है। 3% के गेन्स है। रुचित एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, 1046 के स्तर नतीजों से पहले वैसे काफी चल गया है, लेकिन एक्सपेक्टेशन नतीजों को लेकर काफी है। क्या इस तेजी में भी एक एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए या फिर वॉच लिस्ट में रखा जाए? ये आई थिंक जैसे आपने सही कहा कि नतीजों के पहले ऑलरेडी अच्छा मूव आ चुका है, सो ओवरऑल ट्रेंड लेकिन अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि हमने काफी समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये लगातार हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर देखा है। सो अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है निचले स्तरों पे लिया हुआ है, सो आई थिंक वो वेट कर सकते हैं नतीजों का, कैसे नतीजे आते हैं। अगर एक्सपेक्टेशंस के इन लाइन या एक्सपेक्टेशन से बेहतर नतीजे आते हैं तो आई थिंक अप ट्रेंड और आगे कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन स्टॉक काफी हद तक चल चुका है, इसे वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। पोजीशन है तो इंटैक्ट रखें, बरकरार रखें। नतीजे आने वाले और नतीजों से एक्सपेक्टेशंस है कि बेहतर नंबर्स पोस्ट करेगा पेटीएम। फिलहाल 1046 के स्तर करीब 3% की तेजी पर यह स्टॉक ट्रेंड करता हुआ। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी, मार्केट एट 3, ये सब कुछ और BTST STBT ट्रेड्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें। ये रोशनी का सफर दिलचस्प है। हम सूरज से सिर्फ बिजली नहीं बनाते हैं, खुशहाली को देश के कोने कोने तक भी पहुंचाते हैं। ये रोशनी का सफर अदानी, हम करके दिखाते हैं। जी शरद जी, मोटा मोटा इन्फोसिस की बात की जाए तो म्यूटेड सी परफॉर्मेंस रहने की उम्मीद है, मार्जिन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। तो बाकी नतीजे कल जैसे आएंगे मैं दर्शकों को अपडेट कर
भी दूंगा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इन्फोसिस से ऐसा कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है। हालांकि नेगेटिव साइड में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी कुछ बहुत ज़्यादा बड़े मूव की इन्फोसिस में उम्मीद नहीं है कि डील विंस या फिर कुछ आ जाए। डील विंस जो पिछले क्वार्टर में लगभग $2.5 बिलियन के आसपास थी, वहीं पे उसी के आसपास रहने की उम्मीद है। और वहीं मार्जिन की बात की जाए तो फ्लैट लगभग 21% के आसपास रहने की उम्मीद है। बिल्कुल। ऑफ कोर्स आईटी स्टॉक्स में देखें तो यहाँ पे वॉलिटिलिटी आ रहा है, पिछले 2 दिन से थोड़ी सेल ऑफ भी आ रही है, बट देखिए बहुत बड़ा डाइवर्जेंस आ रहा है। ग्लोबल नास्डैक की बात करें और इंडियन आईटी कंपनीज की बात करें तो ऑफ कोर्स ट्रिगर्स पे जो है नज़र ज़रूर रहने वाला है। लक्ष्मीकांत जी, आईटी स्पेस से मिड कैप आईटी में कोई स्टॉक्स में स्ट्रेंथ देखने मिल रही है? यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है, एक आउटलायर है, बट अगर मिड कैप आईटी में आपके कोई अच्छे फेवरेट स्टॉक्स है जहाँ पे कमाई के मौके बन सकते हैं, लक्ष्मीकांत जी? या परसिस्टेंट में हमें एक अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिले थे, बट जैसे ही अपने फिर से ये 20 डीएमए के पास आया तो वहां से फिर से ये बेरिश फॉर्मेशन की कैंडल बनाना स्टार्ट कर चुका है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट तो अभी भी फिलहाल टेंटेटिव ही नजर आ रहे हैं मिड कैप आईटी स्टॉक में या लार्ज कैप आईटी स्टॉक में। तो अभी फिलहाल हमारा व्यू तो मोस्ट ऑफ दी जो आईटी स्टॉक्स है उसमें बेरिश ही नजर आ रहा है। अनटिल अनलेस एक प्रॉपर बेस फॉर्मेशन नहीं होता है स्टॉक्स में, बाय कॉल रिकमेंडेशन करना करंट लेवल से मुनासिब नहीं होगा। यहाँ पे जो है नो एक्शन करंटली देख रहे कि आईटी स्पेस में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी देखने मिले, और आज परसिस्टेंस भी जो है अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी सी गंवा रही है, डेज लो पे चल रही है, स्टॉक ऑलमोस्ट डाउन 0.6% है। लेकिन वायदे बाजार में पोजिशनिंग चेंजेस देखने मिल रहे हैं। कभी शुरुआत में देखते कि बाजार में तेज़ी आती है, फिर सेल ऑन राइज भी कहीं कहीं एचएफटीज या बड़े स्मार्ट मनी में देखने मिलती है। टेक्निकल एनालिस्ट का कहना है, हम देते हैं राय बाय ऑन डिप्स की रिटेल के लिए, तो कन्फ्यूजन बहुत रहता है बाजार में। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए पुल के तमाशे से जुड़े हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करें। अगर ट्रेडर अभी है बैठे हुए हैं आपको सुन रहे हैं, तो कौन से पोजीशंस लेने चाहिए या ना लेने चाहिए, और किस तरह निफ्टी बैंक प्लेस आउट कर रहा है? जी शरद जी, कल जैसे कि ठीक इसी समय हमने बात की थी और एक लेवल मैंने दिया था 25,000, आज मैं वो दोहराना चाहता हूँ। वो 25,000 का लेवल इंटैक्ट है। वहाँ से जब तक ये नहीं तोड़ेगा, दर्शकों को बहुत ज़्यादा समस्या की उम्मीद नहीं है, कि मतलब बहुत ज़्यादा की गिरने की उम्मीद भी हम नहीं कर सकते जब तक उसके ऊपर इंटैक्ट है। लेकिन अब डेटा पढ़ लेते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड में और कॉल साइड में। तो अगर हम पहले विक्स से स्टार्ट करें तो इस बार विक्स 11 के भी नीचे चला गया। मानसी जी, 11 के भी नीचे इस बार विक्स, तो 10.86 के आसपास लगभग। नहीं, मैं तो बल्कि अच्छा है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है मार्केट में। तो जैसे जैसे जितने अभी रिजल्ट्स के बाहर आते जा रहे हैं, तो रिजल्ट के बाद हमको एक डायरेक्शन मिलता जा रहा है। धीरे से किसी दिन हमको ये भी न्यूज मिलेगी कि टैरिफ वगैरह के ऊपर भी जो क्लैरिटी आनी थी वो आ गई, और उसके बाद ये विक्स अगर कम होगा ना तो मार्केट को ऊपर बढ़ने में काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। अब अगर हम निफ्टी के पीसीआर की बात कर लें तो लगभग 0.7 के आसपास है, कंफर्टेबल पोजीशन है। लेकिन मोस्ट एक्टिव पुट की बात जो मैं कर रहा था, जहां से सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखी जा रही है, वो 25,100 है, और मोस्ट एक्टिव कॉल में भी 25,100 ही है। तो जो पुट साइड है वहां पे थोड़ी सी पुट राइटिंग देखी जा रही है, मतलब जो वहां पे सपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर मोस्ट एक्टिव कॉल में जो 25,100 में है, वहां पे कॉल राइटिंग देखी जा रही है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं तो 25,100 और 25,200, मतलब ये टेम्पररी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल तरफ में। वहीं अगर हम पुट के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 25,000 और 25,100 यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो इस रेंज में फंसा हुआ है। अब ये अगर रेंज टूटेगी, नीचे 25,000 की टूटी, तो वहां पे हम एक थोड़ा सा 150-200 पॉइंट का मूव देख सकते हैं, और वहीं अगर 25,200 के ऊपर टूटी तो वहां पे भी ऊपर साइड में हम एक मूव देख सकते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.76 है, और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 57,000 पे है। वहीं अगर हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो ये 56,000 के ऊपर है। F&O बैन में देख लें तो आरबीएल बैंक और हिंदुस्तान कॉपर, और एक जो नई एंट्री हमको दिख रही है वो अभी IEX की भी एंट्री यहाँ पे हो सकती है। तो ये था शरद जी F&O के बारे में डेटा। वहीं जो इन्फोसिस के ऊपर बात चल रही थी, तो मैं इन्फोसिस के ऊपर एक चीज बहुत गौर से दर्शकों को बताना चाहूंगा। विक्स हो चुका है कम, इन्फोसिस के नतीजे हैं कल, जिसका इम्पैक्ट हमको मार्केट में परसों दिखेगा, और इन्फोसिस का लगभग 5% जो निफ्टी में वो वेटेज है। अगर थोड़ा सा भी ये अच्छा आया तो ये 5%, ये वोलेटिलिटी का कम होना, ये पीसीआर
ईयर का कंफर्टेबल पोजीशन में होना और थर्सडे को एक्सपायरी भी है, तो ये सारे मूव से हमको हो सकता है एक पॉजिटिव अप मूव दिख जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करेगी कि इन्फोसिस के नतीजे कैसे आते हैं। कल और भी नतीजे आने आईटी के, कोफोर्स वगैरह के, लेकिन जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी में जिसके कल नतीजे आने हैं वो इन्फोसिस है। ये बिल्कुल अर्निंग्स पे ही फोकस रहेगा। अब ऑफ कोर्स थोड़ी देर में जो है हम आपको कल दो और अहम निफ्टी अर्निंग्स हैं उनकी भी जो है प्रीव्यूज़ बताएंगे, डॉक्टर रेड्डीज़ और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। लेकिन आज भी देखें तो अर्निंग स्पेसिफिक जो है मूव ज़्यादा देखने मिल रहा है। रोहन, हमने ऑफ कोर्स थीमेटिक मूव्स पे भी बात की थी। कैपिटल गुड स्टॉक्स आज तो स्टॉक्स में उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने मिल रही है। डायरेक्टर साहब, एबीबी, सीमेंस इंडिया, थर्मैक्स, कमिंस इंडिया, इन सारे स्टॉक्स को फायर करें। कैपिटल गुड्स की जो अगर बात कर रहे हैं रोहन, यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ रही है कुछ काउंटर्स, बट ओवरऑल एक स्ट्रेंथ लग रहा है। और कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस देखिए, प्राइवेट कैपेक्स जो है गवर्नमेंट कैपेक्स से ज़्यादा हो रहा है। इंटरेस्ट रेट कट के जो सिनारी होती है उसके कारण प्रोजेक्ट्स और कैपिटल गुड्स में एक अच्छी तेज़ी मोमेंटम आती है और धीरे धीरे करके इंस्टीट्यूशंस भी बाई कर रहे हैं कैपिटल गुड्स पे। तो इस तरह ये स्पेस पे आपकी क्या राय रहेगी और कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, ज़रा बताएं रोहन। या कैपिटल गुड स्पेस बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहा है। देयर आर सर्टेन कैपिटल गुड्स जहाँ पे हमारी बहुत अच्छी रुचि आज भी, एल&टी, पावर इंडिया, टीडी पावर सिस्टम, जो स्पेसिफिकली पावर से कुछ भी कैपिटल रिलेटेड है, गुड्स रिलेटेड है, वहां पे आई थिंक सो द पॉजिटिविटी स्टिल देयर। पर प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर मूव में हमको अभी भी लग रहा है कि 2-3 क्वार्टर का कंसोलिडेशन, बिकॉज कैपेक्स स्पेंड कहीं ना कहीं थोड़े एक्सपेक्टेशन से कम हो गए हैं। सो वी आर नॉट फाइंडिंग दैट कि ग्रोथ वहां पे आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। एनीवेयर द पावर एंड कैपिटल गुड्स की कहीं पे भी मिश्रण है, वहां पे एक वैल्यूएशन भी बेटर है। तो पावर इंडिया हैपेंस टू बी अवर टॉप पिक। आल्सो टीडी पावर सिस्टम इज समथिंग which we are looking forward for overall positive on stock specific approach, not a sector specific approach. बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है। और थर्मैक्स पे देखिए अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। थोड़े दिन पहले एक अपग्रेड भी कोटक की तरफ से आया था, जहाँ पे उन्होंने जो है 3500 से 3800 का टारगेट प्राइस किया, लेकिन देखिए क्लियरली वो टारगेट प्राइस भी बीट कर दिया स्टॉक ने। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है प्रीव्यूज़, कमाई के मौके के सिलसिले और मार्केट एट 3 जैसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स आपके लिए रहेंगे। in association with दूसरा महानगर गैस लिमिटेड। महानगर गैस लिमिटेड के नतीजे हैं, नंबर्स में मुनाफे के फ्रंट पर 28% की बढ़त देखने को मिली। स्टॉक में हम देख रहे हैं करीब 1-1.5% की गिरावट हाथ लगी है। और हैवेल्स इंडिया की अगर बात करें, हमने मैनेजमेंट से भी विस्तार से बातचीत की, उनकी तमाम बिजनेस सेगमेंट्स पर भी। ओवरऑल नंबर्स में काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, पैरामीटर्स थे जो कंसर्न्स वाले थे, लेकिन इन पर्टिकुलर सेगमेंट वाइज कुछ तमाम सेगमेंट्स थे जहां एक्शन भी देखने को मिला। और ग्लोबल और डोमेस्टिक फ्रंट पर भी इनके बिजनेसेस पर हमने मैनेजमेंट से बातचीत करी थी। 2.5-3% तक के मूव्स इस वक्त 1573 के लेवल्स पर हैवेल्स में इस वक्त ट्रेंड नजर आ रहा है। आपकी राय क्या होगी? यहाँ एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है हैवेल्स के चार्ट पर। इससे पहले एक अच्छा बेस फॉर्मेशन था 1500 से लेकर 1520 के जून के आसपास, और आज इसने अपने जो क्रूशियल मूविंग एवरेजेस हैं उनको रिक्लेम कर लिया है। अभी ये जो स्टॉक है वो अपने 200 DMA के लेवल की तरफ बढ़त बना सकता है, जो कि अभी 1605 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म पुलबैक 1605 तक देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद अगर स्टॉक 200 DMA लेवल के आसपास कंसोलिडेट होता है और देन आफ्टर 1605 के ऊपर अगर सस्टेन होगा, देन फिर हमें 1690 से लेकर 1710 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है करंट लेवल पे बाइंग करके चलना चाहिए हैवेल्स में, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1510 के लेवल्स का, और जब तक उसके ऊपर ये सस्टेन रहता है तब तक हमें ये स्टॉक अपने जो अपसाइड के लेवल्स हैं वहां तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अभी फिलहाल 1605 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। और अगर 1605 के ऊपर सस्टेन होता है देन 1710 के भी लेवल्स हैवेल्स में देखने को मिलेंगे।
ओके, सो चलिए, ये एक राय हैवेल्स इंडिया पर इस वक्त हमें मिलती हुई 3% के गेंस के साथ स्टॉक में इस वक्त ट्रेड है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, आपसे ही आईटी पर भी एक टेक चाहेंगे, क्योंकि कल आईटी मेजर और साथ ही मिड कैप आईटी प्लेस की चुनिंदा कंपनियां हैं जिसके नतीजे आने वाले हैं। इन्फोसिस के नंबर्स पर तो फोकस रहेगा ही, लेकिन ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, पर्सिस्टेंट, कोफोर्ज, इन तमाम के नतीजे भी हैं जो कि फोकस रेडार पर रहेगी। मिड कैप आईटी प्लेस और साथ साथ इन्फोसिस, लार्जर आईटी ने तो निराश किया है, लेकिन मिड कैप आईटी से क्या कोई उम्मीदें लगाई जाए ओएफएसएस, पर्सिस्टेंट, कोफोर्ज जैसे स्टॉक से? जी, एक ही स्टॉक में एक हल्की सी रिकवरी देखने को मिल सकती है, वो है कोफोर्ज। तो यहाँ पर एक उम्मीद है कि अगर रिजल्ट इसके फेवर में आते हैं तो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 1915 के ऊपर। अगर कोफोर्ज 1915 के ऊपर सस्टेन होता है तो देन आफ्टर हमें 2150 से लेकर 2200 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कोफोर्ज ही एक ऐसा स्टॉक है जहां पर हम एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अदरवाइज जो जितने भी स्टॉक्स हैं वो लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ही ट्रेड कर रहे हैं, उनमें अभी फिलहाल रिकवरी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, अगर हम चाहे मिड कैप आईटी स्पेस से बात करें या लार्ज कैप आईटी स्पेस से। ये एक राय और आईटी फिलहाल वॉच लिस्ट में ही रखने की लगातार राय टेक्निकली तो एक्सपर्ट से आ ही रही है। रोहन, आपसे एक फंडामेंटल टेक भी जानना चाहेंगे। यस, नैस्डैक में हमने कल देखा था टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स यूएस का नए रिकॉर्ड्स नजर आए थे, लेकिन डोमेस्टिक आईटी प्लेस में हम देख रहे हैं टीसीएस के नंबर से ही ये सिलसिला चल पड़ा। उसके ठीक बाद तमाम आईटी कंपनियों ने एक के बाद एक निराश करने का काम किया। मिड कैप आईटी एक समय था जब इसकी बात होती थी और लार्जर आईटी के मुकाबले मिड कैप आईटी में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, पोर्टफोलियो में ये हिस्सा भी होना चाहिए, ऐसी बातें होती थी। अब भी कन्विक्शन है ऑन अ लॉन्गर टर्म प्ले? नॉट एज सच। हमारे मीटर्स के क्वांट मीटर के हिसाब से तकरीबन टोटल आईटी इंडेक्स में से ओनली 30 कंपनीज आर पॉजिटिव, 30% ऑफ द कंपनीज आर पॉजिटिव। सो दैट शोज के जो 70-80% लास्ट क्वार्टर पे थी, तो एवरी क्वार्टर वो डिप हो रही है, और नंबर अभी जो इस हिसाब से आ रही है नंबर और डिप हो रहे हैं। तो वो क्लियर ट्रेंड दिखा रहा है कि मार्केट में आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में प्रॉफिट वाइज प्राइस वाइज नहीं हो रहा है और एक्सपेक्टेशन वाइज। तो एज ऑफ नाउ कोई भी ऐसा नंबर ऐसी स्टॉक नहीं है जो जो आउट परफॉर्म कर सकती है। एक कंपनी है जहां पे हमारी रुचि है, वहां पे वो है ओएफएसएस। आप उसकी यूएस सब्सिडरी देखो, यूएस की मेन कंपनी, तो वहां पे वो नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोस्ट किए हैं। तो कहीं ना कहीं शायद ये ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि दिस कंपनी आल्सो कैन डू वेरी वेल, बिकॉज वहां पे बहुत सारे बिजनेसेस को रिलेटेड है। ओएफएसएस को छोड़ के हम आई डोंट थिंक सो एक भी आईटी कंपनी पे पॉजिटिव है। कोर्स आईटी स्टॉक्स पे भी जो है नज़र ज़रूर रहेगी, लेकिन फार्मा स्टॉक्स देखें तो ओवरऑल जो है सेलिंग प्रेशर आ रहा है, कुछ अनसर्टेनिटी जो है दिख रही है ओवरऑल पूरे बाजार में, क्योंकि अभी तक टैरिफ्स को लेके जो है कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं आए हैं। एक बार बस अनाउंसमेंट आया था कि 200% लग सकता है, 12 से 18 महीना में लगेंगे कि 1 अगस्त में के पहले कुछ और आंकड़ा आएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स इसके कारण जो है बहुत सारे मेजर फार्मा प्लेयर्स थे जो एक्सपोर्ट्स कर दिए थे, तो इसलिए जो नंबर्स है Q1 के नंबर्स अच्छे दिखने वाले हैं, ये बाजार का एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि टैरिफ की जो अनसर्टेनिटी को वो बाईपास करना चाहते थे। तो ठीक है, Q1 हैवी रहेगा अगर अर्निंग स्पेसिफिक बात करें तो, पर कमेंट्री या गाइडेंस क्या रहती है फार्मा स्पेस से, उस पर भी जो है नज़र रहेगी। लेकिन एक स्टॉक है जो हमारे रडार में है, वो नैटको फार्मा, वो या डोमेस्टिक फेसिंग फार्मा कंपनीज में स्ट्रेंथ बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। 2 कंपनीज, एक मैनकाइंड फार्मा है, दूसरा नैटको फार्मा है, दोनों स्टॉक्स में जो है एक स्ट्रेंथ आई अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो, और ज़्यादा गिरावट नहीं देखने मिल रहा। सबसे पहले जो है लक्ष्मीकांत जी, एक बार नैटको फार्मा पे आपकी राय लेना चाहूँगा। स्ट्रेंथ दिखाए हैं पूरे महीने, अब बात करें तो पिछले 1 महीने में स्टॉक 16% ऊपर गया है। 1 महीने का चार्ट डायरेक्टर साहब दिखाए, वॉल्यूम्स भी दिखाए, यहाँ पे किस तरह मूवमेंट आ रहा है। नैटको फार्मा में आपकी क्या राय रहेगी लक्ष्मीकांत जी? यह नैटको फार्मा में हमें लोअर लेवल्स में रिकवरी देखने को मिली है, और अभी भी स्टॉक में जो अपसाइड के मूव हैं वो अभी भी ऊपर की तरफ ही दिखाई दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि जब तक नैटको फार्मा अपने 960 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता है, तब तक इसमें बाइंग मोमेंटम बना रह सकता है। अभी जो फ्रेश बाइंग ट्रिगर है, मुझे लगता है कि 1060 के ऊपर आएगा। अगर
760 के ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है तो देन आफ्टर फर्दर अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि इस स्टॉक को पुश करेंगे 1200 से लेकर 1230 तक के लेवल के लिए। तो मुझे लगता है कि अपसाइड के मोमेंटम बने रहने के आसार है जब तक नेटको फार्मा 960 के ऊपर ट्रेड करता है। यहाँ पे जो है ट्रेडिंग लेवल्स पे जो है 960 लेवल्स के ऊपर जो है एक अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक में देखने मिल रही है। एक और खेमा है लाइफ इंश्योरेंस का, जहाँ पे देख रहे हैं अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है बाजार में, खास करके दो बड़े दिग्गज कंपनी डायरेक्टर साहब दोनों स्क्रीन पे लाए हैं, HDFC लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है SBI लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पे देखें तो इन दोनों स्टॉक्स में जो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है और स्ट्रेंथ भी आ रहा है बाजार के ट्रेड में। डेली चार्ट दिखाए डायरेक्टर साहब तो आज पता चलेगा कि स्ट्रेंथ किस तरह बाजार में देखने मिल रही है। HDFC लाइफ तो दूसरा सबसे बड़ा गेनर है इटर्नल के बाद निफ्टी इंडेक्स में भी, और SBI लाइफ में भी देखें तो 1800 लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स जो है स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं इस बाजार में भी और जो है अच्छी बाइंग आ रही है, थोड़ी सी चर्न भी देखने मिल रही है BFSI स्पेस में। किस तरह देखेंगे आप HDFC लाइफ और SBI लाइफ में? इन दोनों में से अगर आपको पिक करना होगा तो कौन सा पिक करेंगे? कौन सा स्टॉक टेक्निकली साउंड लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए? इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक अच्छी रैली हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखी थी। उसके बाद अगर हम देखें तो एक साइडवेज बिहेवियर यहाँ पे प्राइस एक्शन में आते हुए दिखा है। अगर हमें SBI लाइफ या HDFC लाइफ दोनों में से कोई एक स्टॉक चुनना है तो SBI लाइफ का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अगर हम SBI लाइफ का स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में कंफर्टेबली एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और स्टॉक एक रेंज में अभी कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है रैली के बाद। स्टिल कंफर्टेबली अगर देखें तो स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है, तो ये साइन है कि यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से स्ट्रेंथ तो बनी हुई है। 1770 के आसपास के स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए जिनके पास भी पोजीशन लॉन्ग साइड की ओपन है, और अपसाइड में 1870 1880 की तरफ ये स्टॉक पोजिशनली बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बाय एंड होल्ड की सलाह रहेगी SBI लाइफ पे। दारी का मौका ढूंढें और अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है उस एग्जिस्टिंग पोजीशन को इंटैक्ट रखने की राय। SBI लाइफ पर फिलहाल 1809 ना के लेवल्स पर हम देख रहे हैं आधे % की गेंस के साथ कामकाज। लेकिन जहां नतीजों का दौर चला है, कई सारे नंबर्स हैं, कई सारे सेगमेंट्स हैं जिसके रिजल्ट्स एक एक कर आ रहे हैं और रिजल्ट्स पर ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो रिएक्ट भी कर पा रहे हैं। एक ऐसा ही नंबर एक्सपेक्टेड है टाटा कंज्यूमर का। टाटा कंज्यूमर नतीजों से ठीक पहले अगर आप देखेंगे एक कॉशियस नजरिया, करीब 2-2.5% की गिरावट स्टॉक में फिलहाल नजर आ रही है। 1084 के स्तर पर स्टॉक में ट्रेड है। हमने कुछ महीनों पहले देखा था काफ़ी हद तक ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अपग्रेड्स आए थे, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा जंपिंग ट्रेंड भी देखने को मिला था। लेकिन इस वक्त टाटा कंज्यूमर नतीजों से ठीक पहले काफ़ी एहतियात बरतते हुए कॉशियस ट्रेंड दिखाते हुए, शायद एक्सपेक्टेशंस क्या है टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट से इस बारी? जी बिल्कुल मानसी, देखा जाए तो FMCG स्टॉक्स में जो है थोड़े दिन पहले बाइंग आ रही थी एज ए डिफेंस में, बट टाटा कंज्यूमर में उतना मूवमेंट नहीं आ रहा था। बाकी सारे FMCG स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग मोमेंटम आई थी। और सबसे बड़ा सवाल आता है FMCG का वैल्यूएशंस को लेकर। अगर ग्रोथ नहीं आ रहा तो वैल्यूएशंस का ही इतने ज़्यादा कमांड करने चाहिए, ये एक सवाल उठता है। और अर्निंग स्पेसिफिक बात करें तो लार्जली मिले जुले नतीजे के जो एक्सपेक्टेशंस है मानसी, और रेवेन्यू देखा जाए तो 10% की जो है अप मूव का एक्सपेक्टेशंस रहने वाला है। EBITDA डाउन रहेगा, मार्जिन्स पे दबाव रहने वाला, ये बहुत बड़ा चिंताजनक पोर्शन है। 13.5% का सिर्फ रहेगा, 15.3% का लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर्स है। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 6% का ग्रोथ है, कुछ उतना बड़ा खास है नहीं। टी वॉल्यूम्स 3 से 4% रहेंगे। और याद रखिएगा अर्ली मॉनसून थोड़े म्यूटेड थे, तो बहुत सारे जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड में शायद उतना इंप्रूवमेंट नहीं देखने मिले। ओवरऑल फूड बिजनेस का रेवेन्यू 14% का ग्रोथ है, और इंटरनेशनल करेंसी बात करें सिर्फ 4% का CC ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। पैट के आंकड़े आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा होगा स्क्रीन पे, लेकिन एक हायर अदर इनकम भी है, उसके कारण जो है ये अप मूव देखने मिल रहा है। अब किस तरह रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन आता है, मार्जिन आउटलुक रहती है, लार्जली तो बिनाइन रहेगा कंसिडरिंग द रॉ मटेरियल प्राइसेस। लेकिन जो कंपटीशन आ रहा है अनऑर्गेनाइज प्लेयर से, क्विक कॉमर्स से, उस पर भी जो है व्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बट लार्जली कुछ खास नहीं आने वाला है, मिक्स सेट ऑफ नंबर्स या टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड आ सकता है। मानसी एब्सोल्युटली। सो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ, टी वॉल्यूम्स, इनकम और मुनाफे के फ्रंट पर आंकड़े कैसे नजर आएंगे, इन तमाम चीज़ों पर फोकस रहेगा। ऑल इन ऑल फ्लैट नंबर्स एक्सपेक्टेड है और इसी के चलते हम फ्लैट कामकाज भी स्टॉक में देख रहे हैं। ब्रेक के लिए हम रुकने वाले हैं, लेकिन उससे पहले राजेश जी, टाटा कंज्यूमर पर एक टेक आप से जानना जरूर चाहेंगे। नंबर से पहले बिल्कुल कॉशियस ट्रेंड इस वक्त स्टॉक प्राइस में नजर आ रहा है।
साइडवेज बिहेवियर ही स्टॉक दिखाते हुए दिख रहा है। पिछले 3-4 हफ्तों का सेटअप देखें तो स्टॉक एक रेंज में ही अटका हुआ है। डाउन साइड में देखें तो 1060 के आसपास इसके सपोर्ट है और ऑन द हायर साइड 1120-25 की रेंज में इसका सप्लाई जोन बना हुआ है। आइदर साइड ब्रेकआउट यहाँ से बड़ी डायरेक्शन को अनफोल्ड करते हुए देखने को मिल सकती है। बट लुकिंग एट द बिहेवियर ऑफ मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी स्टॉक, आई थिंक हमें लगता है कि कुछ साइडवेज कंसोलिडेशन अभी और यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो मेजर मूव जो बनना है वो 1120 के ऊपर ही बनना है। अगर वो लेवल कामयाब नहीं होता अभी भी ये स्टॉक कुछ समय, तो यही रेंज में रहेगा। नीचे में 1060, ऊपर में 1120, ये रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। आ जाने देते हैं, वॉच आउट करते हैं फिलहाल, वॉच लिस्ट में रखे इस स्टॉक को। और जो लेवल्स राजेश जी बता रहे हैं, ब्रेकआउट्स अगर नजर आते हैं तो उसके बाद इसे रिविजिट कर कोई डिसीजन इस पर लेना चाहिए। फिलहाल अगर पोजीशन है बरकरार रखें, नई पोजीशन से दूर रहें। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे BTST STPT ट्रेड्स और एक और नतीजों के प्रीव्यू आपके लिए लेकर आएंगे। ये रोशनी का सफर दिलचस्प है, दिलचस्प है। हम सूरज से सिर्फ बिजली नहीं बनाते हैं, खुशहाली को देश के कोने कोने तक भी पहुंचाते हैं। ये रोशनी का सफर अदानी, हम करके दिखाते हैं। लाइफ की भागदौड़ में शादी का प्लान रुक सा गया है? VIP-शादी.com पे आइए। इनके टॉप रेटेड एडवाइजर्स लाते हैं दुनिया भर से बेस्ट मैचेस। रजिस्टर नाउ। लेकिन उससे पहले लेबोरेटरी स्पेस और इन पर्टिकुलर फार्मा पर भी एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि फार्मा क्षेत्र, जैसे कि हम बताते भी हैं कि अब इट्स जस्ट नॉट वन सेक्टर, वो कितने सारे सब सेक्टर्स में डिवाइड हो चुका है। और उसमें लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, क्रैम, CDMO, ये सारे स्पेसेस हैं। और डिफेंसिव्स के तौर पर हमने देखा है कि बाजार में जब काफ़ी हद तक वॉलिटिलिटी, उठापटक नजर आती है, तब यही वो सेक्टर है जो कि बाजार को संभालने का काम भी करता है। अब अगर डॉक्टर रेड्डीज की बात करें, नतीजे सालाना आधार पर और तिमाही आधार पर बेहतर रहने की उम्मीद हम लगाकर चल रहे हैं। रेवेन्यू यानी कि कंपनी की आय के फ्रंट पर अगर आप देखें, सालाना आधार पर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि करीब 15% का इजाफा देखने को मिल सकता है। 8,506 करोड़ से आंकड़ा जो है वो 8,829 करोड़ पर जा सकता है। तिमाही आधार पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी करीब 4% की बढ़त की एक्सपेक्टेशन है। 7,673 करोड़ से आंकड़ा जो है 8,829 करोड़ पर जाता हुआ दिखेगा। अच्छा, मार्जिन के फ्रंट पर 24% से 26% एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी सी अपमूव देखने को जरूर मिलेगी। और मुनाफे के फ्रंट पर भी अगर आप देखेंगे, ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस 12% के मूव एक्सपेक्ट करके हम चल रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2% की बढ़त अनुमानित है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिस पर फोकस होना चाहिए, फैक्टर्स एट प्ले जिस पर फोकस होना चाहिए, सबसे पहले तो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन है इनका बिजनेस और इनका सेगमेंट, इसके प्रदर्शन पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। अनुमान यह है कि सालाना आधार पर वहां पर 11% की ग्रोथ नजर आ सकती है। इसके अलावा NA सेल्स जो है उसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस दिख सकता है 10% का, बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्राइसिंग प्रेशर और साथ ही इनके कुछ प्रोडक्ट्स के प्रदर्शन जैसे दिखे उसके चलते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोग्रेस जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर है एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग रेडीनेस और साथ ही आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से वॉच आउट करती है कंपनी और पिछली अपॉर्चुनिटीज़ पर किस तरह से उन्होंने काम किया था, ये सारी चीज़ें हैं जो कि फोकस रेडार पर रहेगी। की मॉनिटरेबल्स होंगे जो कि डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स जब आएंगे तब हमें एनालाइज करने होंगे। ऑल इन ऑल शायद एक्सपेक्टेशन है कि नंबर्स जो हैं मजबूत रहेंगे। जी बिल्कुल मानसी, ऑल इन ऑल एक्सपेक्टेशंस बाजार की जो है ऑफ कोर्स मजबूत रहेंगी। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं फंडामेंटली कि जो टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी है फार्मा स्पेस में, खास करके जो एक्सपोर्ट रिलेटेड प्लेयर्स हैं, इन्होंने क्या किया कि इस क्वार्टर में जो है अपनी सारी जो एक्सपोर्ट्स है फॉरवर्ड डेट पे किया है। तो उसके कारण क्या हुआ, जो बल्क ऑफ एक्सपोर्ट्स है वो ज़्यादा आपको दिखेंगी नंबर्स के हिसाब से, क्योंकि अनसर्टेनिटी था तो ज़्यादा स्टॉकिंग जो है US में ऑलरेडी कर दिया गया है। तो इस पे जो Q2 पे क्या नॉर्मलाइज होती है इन्वेंट्रीज या एक्सपोर्ट्स, इस पे भी जो है सवाल जवाब होगा जिस तरह मैनेजमेंट गाइडेंस देंगी, क्योंकि अभी भी सर्टेनिटी नहीं है फार्मा के टैरिफ्स को लेके। रोहन, फार्मा स्पेस Q1 में जो है अब जो है किस एंगल से देख रहे हैं अभी? इस बार एक्सपेक्टेशंस तो एक्सपोर्टर्स के नंबर अच्छे आने वाले हैं और डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो स्टॉक अभी डेज लो पे भी है। किस तरह देख रहे हैं इस बार फार्मा की अर्निंग्स? धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला है, डॉक्टर रेड्डीज पे भी फोकस रहेगा। रोहन?
भी डिसेंट, बहुत सारी चीज फैक्टर इन हो गई है, पर हमारी फोकस वहाँ ज्यादा हेल्थ केयर पे है, रेदर मोर ऑन टू एपीआईज पे हो गया, या हॉस्पिटल्स पे हो गया, वहाँ पे स्पेसिफिकली वी आर वेरी पॉजिटिव। फार्मा प्लेज डिसेंट, ओटीसी फार्मा कंपनीज लाइक मैनकाइंड फार्मा इज वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ पे यूएस का बहुत डोमिनेंस कम है और जेनरिक का डोमिनेंस, डोमेस्टिक इंडियन डोमेस्टिक की जो भी कंपनीज है वहाँ पे हम बहुत पॉजिटिव है। जी बिल्कुल, डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज पे जो है ज़्यादा पॉजिटिविटी ज़्यादा देखने मिल रहा है। और ऑफ कोर्स बाहर की वॉलेटिलिटी को भी जो है एक नेगेट करता है, तो एक टाइप से हेज है। और थोड़ी देर पहले मानसी भी बता रही थी, जब हम पूरी मेडिकल सेगमेंट की बात करते हैं मेडिकल की, तो इसमें फार्मा रहता है, डोमेस्टिक फेसिंग फार्मा, इंटरनेशनल फेसिंग फार्मा, डायग्नोस्टिक्स, ये वाली ट्रेंड भी मानसी ने बताए थे। और इसके अलावा जो है हॉस्पिटल स्टॉक्स पे भी जो है नज़र है। तो हेल्थ केयर एज ए इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, तो उस पर भी जो है हमारी नज़र और रिसर्च टीम की जो है पैनी रिसर्च रहेगी। लेकिन राजेश जी, फार्मा इंडेक्स के अलावा अगर हम बात करें तो न्यू एज टेक स्टॉक्स में जो है आज एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी। पेटीएम के भी नतीजे थोड़ी देर में आने वाले हैं। आपसे एक जल्दी से एक चार्ट चेक लेना चाहता हूँ पेटीएम का, उसके बाद बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स भी आपसे लेंगे। तो सबसे पहले एक बार पेटीएम पे क्या व्यू बन रहा है जस्ट अहेड ऑफ अर्निंग, ज़रा बताएं। तो आई थिंक शरद जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पेटीएम में हमने पिछले 3-4 हफ्तों में देखा, और स्टॉक अब 1050 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। अगर इसके थोड़े से लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में अब दिसंबर 2024 के जो स्विंग हाई थे उसको अब ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगा जिस तरीके का ओवरऑल स्ट्रक्चर बना है पिछले कुछ हफ्तों महीनों में, यहाँ पे हमें लगता है कि फर्दर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है अप मूव। हालांकि अर्निंग है तो अर्निंग में काफ़ी कुछ देखना होगा, बट टेक्निकली तो ये स्ट्रांग लग रहा है काउंटर, और हमें लगता है कि 1150-1200 की तरफ भी स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से बढ़ते हुए दिख सकता है। बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी जब तक ये 1000 के ऊपर मेंटेन है। हमें लगता है कि यहाँ पे 1200 की तरफ ये स्टॉक आगे आने वाले समय में 1200-1250 की तरफ भी ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रहेगी, 1000 रुपीज के आसपास के स्टॉप लॉस हो गए में खरीदारी के मौके, लेकिन गिरावट दिखे तो 1052 के स्तर पर पेटीएम का स्टॉक 3-3.5% की तेजी और एक तरफा पिछले कुछ सेशन से मजबूती के साइंस दिखा रहा है। पोजीशंस हैं बरकरार रखें, नई पोजीशन के लिए भी मौका है। एक गिरावट जरूर दिखेगी तब एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर चले, ये मानना है राजेश जी का। राजेश जी, मूविंग अहेड, बस 10 मिनटों में बाजार बंद होने वाले हैं। कोई बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड आपकी तरफ से? दो स्टॉक जहां पे नजर है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला तो टाटा केमिकल में एक अच्छा ब्रेकआउट, पिछले 6 वीक के कंसोलिडेशन का रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक में आते हुए दिखा। स्टॉक आज के मूव के बाद अब देखें तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी अब क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है टाटा केमिकल में ये मूव 980 से 1000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। बीटीएसटी का टारगेट 980 और 990 का रखेंगे। स्टॉप लॉस होगा करीब 950 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एक्साइड इंडस्ट्री का। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे होते हुए दिखा है। स्टॉक नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है एक्साइड इंडस्ट्री का ये ब्रेकआउट स्टॉक को 405 की तरफ लेके जा सकता है। तो एक्साइड भी बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 390। जी बिल्कुल, टाटा केमिकल्स और एक्साइड इनिशियली ट्रेडिंग कॉल्स में भी देखे तो हमारे टेक्निकल एनालिस्ट जो है दिन भर इन स्टॉक्स में जो है ट्रेड्स दे रहे थे। राजेश जी ने भी जो है कहे तो टाटा केमिकल्स पे भी बाई की रेटिंग दी है। थोड़ी देर पहले ही जो है रुचित की भी कॉल में देखे तो टाटा केमिकल्स थे। लेकिन ऑफकोर्स एक मेटल स्पेस पे जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लॉन्ग्स तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंड जो है हमने ट्रेडिंग का ट्रेंड कम से कम 2 हफ्ते पहले निकाला था, जहाँ पे मेटल स्पेस में एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही थी। अब ये ग्लोबली जो है प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, चाइना भी अच्छे पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, बट एक टाइप से 1 अगस्त के पहले जो टैरिफ्स किक इन करने वाले उसके पहले प्रीमियम्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो एक ट्रेडिंग माहौल तो बन रहा है, लेकिन जो अच्छी मूवमेंट्स आई है, डायरेक्टर साहब निफ्टी मेटल इंडेक्स दिखाएं, निफ्टी मेटल के गेनर्स दिखाएं जो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। अगर आप दिखाए 7 दिन के चार्ट, 1 महीने के चार्ट, यहाँ पे एक ट्रेडिंग मोमेंटम के बाद अब क्या मुनाफा वसूली देखने मिलेगा? जो प्रॉफिट बना है क्या प्रॉफिट जो है बना के हम निकल जाएं? राजेश जी, अब क्या एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए मेटल स्पेस में? एक अच्छी अपमूव आ गई है देखिए, और ये कभी भी याद रखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो मेटल स्पेस में जो है ज़्यादा स्टॉक्स इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाए नहीं है। ऑफकोर्स एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आया है
और अब धीरे धीरे लग रहा है वो ट्रेड वाइंड डाउन भी हो रहा है। तो ज़रा बताएं राजेश जी, अगर कुछ प्रॉफिट बुक करना होगा तो कौन से मेटल काउंटर्स में हम प्रॉफिट बुक करना शुरू कर सकते हैं या बने रहे अभी भी? तो देखिए, मेटल स्टॉक्स में जरूर हमने देखा है कि बहुत बड़े मूव तो नहीं बनते और एक सस्टेन बाइंग एक्शन भी नहीं होता है। कुछ समय के लिए स्टॉक्स बढ़ते हैं और वापस फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन या प्रॉफिट टेकिंग में कन्वर्ट होते हुए दिखता है सभी स्टॉक्स का बिहेवियर, अगर हम देखें नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो हमें लगता है कि यहाँ पे मेटल पेक में जो स्टॉक्स अभी भी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं उसमें हमें हिंडाल्को यहाँ पे पसंद है। हिंडाल्को में हमें लगता है कि एक ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही, तो यहाँ तो बने रहने की सलाह रहेगी। लेकिन हमें लगता है कि जहाँ पे मूव ऑलरेडी बन चुके और जहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे एक साइडवेज बिहेवियर आते हुए दिख रहा है JSW स्टील में, हमें लगता है कि हायर साइड पे थोड़ा सा स्टॉक अटकते हुए दिख रहा है। 1050 1060 के आसपास इसके रेजिस्टेंस बने हुए, ये यहाँ से हमें लगता है कि अगर ये 1060 के लेवल को नहीं क्रॉस कर पाया तो थोड़े यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बढ़ सकती टुवर्ड्स 1000 रुपीज की तरफ और 980 की तरफ। तो ये स्टॉक में एक बार प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है जब तक कि स्टॉक 1060 का लेवल क्रॉस ना करे। वहीं अगर हम देखें तो दूसरा जो स्टॉक यहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा अटकते हुए दिख रहा है, एक सप्लाई जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो है टाटा स्टील का। इसमें भी देखें तो मल्टीपल टाइम स्टॉक 165 168 के आसपास ही अटकता हुआ दिखा है और जिस तरीके से अभी इस बार के मूव के बाद भी 165 के लेवल को ये क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये एक काउंटर है जहाँ पे अगर आपने लोअर साइड पे बाय किया तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। बट हमें लगता है हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर, ये दो स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहिए। यहाँ पे हमें लगता है कि एक अपमूव बनते हुए दिख सकता है गोइंग फॉरवर्ड, एंड पॉसिबल है कि ये दोनों स्टॉक थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकते हैं। ये कराए इस वक्त आपको मिलती हुई हिंडाल्को के चार्ट से 1.25% की तेज इस वक्त दिखा रहे 690 691 के लेवल्स। 5 मिनट में बाजार क्लोज हो जाएंगे, लेकिन क्विकली एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। निवामा वेल्थ में प्राइवेट इक्विटी फर्म PAG अपनी 54% हिस्सेदारी बेच सकती है। CVC, क्रिस कैपिटल और परमिरा जैसी PE फर्म हिस्सा खरीद की रेस में है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ अनुराग जोशी जुड़ गए हैं, क्विकली उनसे ये एक्सक्लूसिव जान लेते हैं। अनुराग बताइए। कम से कम 3 प्राइवेट इक्विटी कंपनियां नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, जो कि एक दिग्गज वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, इस कंपनी की ड्यू डिलिजेंस कर रही हैं। अभी सूत्रों ने 89 स्वदेश को बताया है कि CVC, क्रिस कैपिटल और परमिरा ये ड्यू डिलिजेंस कर रही है और इनका मकसद ये है कि ये नुवामा में PAG नाम का एक निवेशक है जिसकी 54% भागीदारी है। इस 54% भागीदारी को खरीदने के लिए ये ड्यू डिलिजेंस हो रहा है। एक और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर EQT उसने भी ये जो स्टेक है उसे खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। JP मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली अभी PAG को इस सेल प्लान पे एडवाइस कर रहे हैं और अभी अगर कुछ इसके बैकग्राउंड को देखा जाए तो PAG ने ये जो भागीदारी है नुवामा में और ये मेजॉरिटी भागीदारी है, ये 2021 में ली थी और ये $325 मिलियन में उस समय खरीदी थी। और अभी अगर नुवामा की जो शेयर प्राइस देखे नुवामा वेल्थ की, वह उसको अगर देखा जाए तो जो PAG की जो भागीदारी का जो मूल्य है वह करीब 15,000 करोड़ रुपए है। और तो ये PAG ने $325 मिलियन में तब खरीदी थी 2021 में और अभी उसी जो वैल्यू है उसका मूल्य $1.7 बिलियन है। अब पिछले कुछ महीनों से कुछ इस डील में कई जो सूटर्स हैं वे आए हैं और ये भागीदारी खरीदने के लिए अब आगे परस्पर हैं। इसके आगे जो है जब ये ड्यू डिलिजेंस हो जाता है तो एक शॉर्टलिस्ट होगी, बाइंडिंग बिड्स मंगाए जाएंगे और उसके आगे जो भी जो सफल निवेशक है वह ये भागीदारी खरीदने के लिए आगे बढ़ेगा।
बिल्कुल अनुराग, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ, क्लोजिंग पर एक नजर डालते हैं। आज दिन भर उतार चढ़ाव के बीच बड़े ही सीमित दायरे में बाजार एक टाइट रेंज में फंसा रहा। 25,000 के लेवल्स को कायम रखने की पूरी कोशिश और 25,000 के ही नजदीक जो है इस वक्त क्लोजिंग नजर आ रही है। 25,100 के पास लेवल्स दिखाने के बाद 25,163 तक के स्तर भी देखने के बाद एक रेंज में फंस गया बाजार और 25,000 के ही स्तर के आसपास ट्रेड करता रहा, घूमता रहा। बैंक निफ्टी भी दिन की ऊंचाई से 450 अंक फिसला। पीएसयू बैंक, रियल्टी, फार्मा शेयरों से दबाव आज के सत्र में देखने को मिला। फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट में शुरुआत जब बाजार की आज सुबह हमने की थी तब ग्लोबल मार्केट से हम देख रहे थे थोड़ा बहुत सपोर्ट था, लेकिन सेकंड हाफ में यूरोपियन मार्केट्स जब खुले तो सपोर्ट जो है वो गेंस फ्रिजल आउट होते हुए यूरोपीय बाजार क्योंकि कमजोरी के साथ खुले थे तो वहां से भी सपोर्ट मिल नहीं पाया। इटर्नल के स्टॉक प्राइस ने आज काफी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। कल से ही प्रदर्शन अच्छा था, आज के सत्र में भी वो प्रदर्शन जो है बिल्कुल जारी रहा और जहां क्लोज हो रहा है 10-11% की तेजी आज के सत्र में। ब्रोकरेजेस के भी रडार पर हैं, एक्सपर्ट्स के भी रडार पर हैं और काफी बढ़िया तेजी नतीजों के बाद यहाँ पर नजर आई। इसके अलावा मजबूत नतीजे, दमदार कमेंट्री भी थी जो कि काफ़ी हद तक इटर्नल को पसंद आई। कमेंट्री वाइज और साथ ही सेक्टर वाइज अगर बाजार की बात करें, मेटल सेक्टर में हमने हल्की फुल्की शाइन देखी। एनर्जी स्पेस में हमने शाइन के साथ कामकाज, मजबूती के साथ कामकाज देखा, लेकिन इसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में बिकवाली का दबाव, चाहे फिर वो आईटी सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल स्पेस हो या फिर एफएमसीजी हो, हर तरफ आज गिरावट हाथ लगी। दिन की शुरुआत में एटलीस्ट बेंचमार्क्स तो बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। ब्रॉडर मार्केट से आज सुबह से ही कोई तेजी देखी ही नहीं, मानो बैक सीट पर एक छोटा सा ब्रीदर लेकर बैठे थे मिड कैप और स्मॉल कैप। और सेकंड हाफ तक पहुंचते पहुंचते तो बेंचमार्क्स यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरफ से भी गेंस जो है फ्रिजल आउट होते हुए और रेंज में ही नजर आए। लगातार चौथे दिन मेटल शेयरों में चमक थी। नैल्को, हिंडाल्को, जिंदाल स्टील, एनएमडीसी, टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, ये सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स 10 के लेवल्स के आसपास यानी कि कंफर्ट लेवल के बिल्कुल आगे निकलता हुआ 14 कंफर्ट लेवल है, अब 10-11 पर ये इंटैक्ट रहता है तो काफ़ी हद तक वहाँ से तो रिलीफ के साइंस हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें 1146 एडवांसेस के सामने 1622 डिक्लाइंस, यानी कि आज डिक्लाइंस का पलड़ा भारी रहा। सीमेंट शेयरों ने दमदार एक्शन दिखाया। तमाम लार्जेस्ट सीमेंट प्लेस, छोटी मझौली सीमेंट कंपनियां आज अच्छी खासी एक्शन दिखा रही थी। इंडिया सीमेंट करीब 6% चढ़ा। रैमको सीमेंट, डालमिया भारत में भी अच्छा खासा एक्शन। एनबीएफसीज में आज गिरावट का दौर देखने को मिला। फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक ने भी बिकवाली देखी और रियल एस्टेट पॉकेट में से भी गिरावट हाथ लगी। ऑल इन ऑल काफी हद तक एक रेंज बाउंड सेशन, बाजार में सुस्ती नजर आई। उम्मीद थी आज सुबह कि कल की तेजी जो है वो आगे बढ़ती दिखेगी, लेकिन बाजार आज अपने आप को बेहतरी से संभाल तो नहीं पाए। क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 56,750 के लेवल्स पर 200 अंकों की बिकवाली पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 25,000 के लेवल्स को तो बनाए रखा है निफ्टी ने, लेकिन कल भी 25,000 के लेवल्स के ऊपर ही क्लोज हुए थे, आज भी 25,000 के लेवल्स चले इन स्तरों को तो इंटैक्ट रख रहा है। 82,180 के स्तर पर करीब 20 अंकों की हल्की फुल्की बिकवाली के साथ सेंसेक्स में क्लोजिंग। ब्रॉडर मार्केट्स में भी उठापटक के बीच वॉलेटाइल क्लोजिंग देखने को मिली। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल को तो हम यहीं समेटने जा रहे हैं। राजेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। ऑन दिस नोट मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन 18 आवर्स स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इन एसोसिएशन विद एसबीआई, बेस्ट है सबको पता है। देश बदल रहा है, स्वदेश बदल रहा है। छोटे शहर दिखा रहे हैं बड़ा कमाल। अगर आप भी हैं सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट और आपको है किसी बड़े मौके का इंतजार, टीवी पर होगी आपकी एक्सपर्ट एडवाइस। इटी नाउ स्वदेश देगा आपको मंच। मार्केट एक्सपर्ट बनने का सुनहरा मौका। जुड़िए हमारे साथ और दीजिए अपने सपनों को उड़ान। टीवी पर मार्केट एक्सपर्ट बनने का बड़ा मौका। जुड़िए